किसी भी विषय को यहाँ के बाद यहाँ से पास होकर तब गवर्नर के पास जाना था। तो उससे फायदा क्या हो गया कि कोई विषय वस्तु ज्यादा बढ़िया से लोगों से गुजरेगा। और इसी का नाम पड़ा, जहां पब्लिक चुन रहे थे विधानसभा, जहां मनोनीत ज्यादा हो रहे थे वो है विधान परिषद। और विधानसभा और विधान परिषद बिहार, बंगाल, मद्रास, बंबई, असम, संयुक्त प्रांत, ये 6 जगहों पर मेन लागू हो गया। ये 6 जगह द्विसदनीय कहां हो गया? बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ, मुंबई में हुआ, जहां जहां मेन ज्यादा जरूरी लग रहा था असम में हुआ, और एक संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश समझना। ये 11 जगहों में 6 जगह ऐसे थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था हो। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहा 1935 का अधिनियम, जिसको आप देखें। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से चालू हो गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध से आजादी की बात होने लगी। हम लोग संविधान निर्माण में सुनेंगे कैसे कैबिनेट मिशन आते हैं, क्रिप्स मिशन आते हैं, किस प्रकार संविधान सभा बनेगा, दूसरा पार्ट में चलेगा। भारतीयों को अलग से कानून बनाने के लिए संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया। 1939 से 45 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। भारतीयों में अब हम लोग जानते हैं, अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग की है कि हमसे अलग कर दो, कोई तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इस समय लॉर्ड माउंटबेटन की बात है। माउंटबेटन योजना पर लोग तैयार हो कि भारत से पाकिस्तान अलग होगा। इसके लिए सीमा बनाने के लिए एक व्यक्ति अध्यक्ष हुए, जिनका नाम सभी लोग जानते हो, रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण तय हुआ और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और ब्रिटिश संसद तैयार हो गए कि भारत को अब हम आजादी दे देंगे। और इसी के लिए अंतिम कानून आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे हम लोग को आजादी हुई, लॉर्ड माउंटबेटन के मुख्य रूप से सोच के कारण मिल पाया। और ये सभी लोग जानते हो, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह पारित हुआ था। कभी कभी पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947। अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं ये 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर होकर के ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ। और इसी के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो वायसराय पद था, वायसराय का मतलब था इंग्लैंड के प्रतिनिधि। अब तो भारत आजाद हो रहा है तो अब प्रतिनिधि नहीं होंगे, इसीलिए वायसराय पद को हटा के फिर से भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी। और आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये सभी लोग जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। और इसी के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो ये तो था भारत का संवैधानिक विकास, जो कानून थे उन सभी को हमने आपको सुना दिया। अब बारी है क्वेश्चन का। फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, हम देखेंगे आप कितना अच्छा सही कर पाते हो। किसी भी लेसन के साथ टेस्ट साथ साथ चलेगा ताकि आपको खूब बढ़िया फुल कंसेप्ट मिलते चला जाए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए। आरआरबी भोपाल में टीसी में आ चुका क्वेश्चन है, देखना है कितने बच्चे इसको सही करते हो। जल्दी से क्वेश्चन देखिए। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, अलगाववादी प्रथा किसका लक्षण था? सब विभिन्न धर्मों को, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करना, ये किसका लक्षण था? देखो जो लोग क्लास बढ़िया से सुने हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खूब मजे में बनाओगे। और हम जैसा देख पा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। केवल मुस्लिम लिखा रहता तो 1909 का मार्लिमेंटो होता। विभिन्न धर्म लिख दिया है तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। और बिल्कुल 100% बच्चों का सही है, बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में अच्छा ध्यान दे रहे हो, बहुत सुंदर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन आपको कहता है भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग, मतलब जितना भी कानून आया, सभी जो संवैधानिक प्रयोग है उसमें सबसे छोटा कौन था? और सबसे कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए कौन रहा? 19 का अधिनियम, 9 का अधिनियम, 84 का अधिनियम, 35 का अधिनियम। वेरी गुड, वाह जबरदस्त, आप लोग तो कमाल बचा के रखे हो, बिल्कुल सही। फिट्स इंडिया एक्ट सबसे कम समय रहा, जो कि 84 में आया और 86 में इसका संशोधन आ गया, इसलिए ये सबसे कम समय रहा। और जैसा हम देख पा रहे हैं एक भी बच्चे गलत नहीं कर रहे हो, ये भी आरआरबी गोरखपुर में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से आप जरा ध्यान दीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का पहला प्रयास, भारतीयों को जोड़ने का पहला प्रयास कि भारतीय भी रहेंगे, किसके द्वारा हुआ? 61 के अधिनियम, 92 के अधिनियम, 9 के अधिनियम, 19 के अधिनियम। बढ़िया से सोचना, भारतीय भी शामिल होंगे, एक रिप्रेजेंटेशन निश्चित उनका होगा, ये किस अधिनियम से मिला? वाह जबरदस्त, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। आपको बताए थे 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जल्दी जल्दी कानून आ गया, लेकिन इसके जस्ट बाद जो 1861 के कानून आया, ये पहली बार हुआ कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और इसीलिए एक प्रतिनिधि की मेन बात 1861 के अधिनियम में था और अधिकांश बच्चे का सही, कुछ बच्चे गलत किए हैं। 1892 में वोटिंग वगैरह का सब अधिकार मिल गया, एक रिप्रेजेंटेशन की बात 1861 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सुंदर बना रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा है, मार्लिमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? ये तो आप लोग एकदम चटनी जैसा उड़ा दोगे, आप लोग इतना अच्छा प्रश्न बना दिए, ये सब तो चटनी है आप लोग के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा गंभीरता से सुनिएगा। ये आईएएस 1987 में आया है, पुराना होने के बाद ये इंटर लेवल के एग्जाम में आने की संभावना बढ़ती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान था? इसका सारांश क्या था? 1919 के अधिनियम का मेन क्या नेचर आप देख रहे थे? राज्यों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में दोहरा शासन लगाना, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन करना, राज्यपाल को वीटो शक्ति देना। आंसर बी और सी में तो चेंज हो रहा है, ये भी कई बच्चे करा रहे हैं, इसका मतलब क्लास में ध्यान कम दिए हैं, एकदम बढ़िया ढंग से बनाइए। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आपको याद है हिंदू मुस्लिम को अलग करना तो 1909 में था, सी तो होने का बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम 1909 में ही हो चुके थे अलग, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम से।
1919 में मेन था प्रांतों में दोहरा शासन लगाना, 35 में प्रांत से हटके केंद्र में लगेगा, और इसीलिए जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है बिल्कुल सही जवाब। देखो गड़बड़ता है, कई बच्चे सी की ओर चल दिया था, दबाइए नहीं, एकदम होशो हवास में बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखिए जरा क्वेश्चन एकदम उम्मीद है सही होगा। मुसलमानों के लिए अलग से सिस्टम लाया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये तो तुम लोग का सही हो जाएगा। वाह बहुत सुंदर, देखिए जबरदस्त, सभी बच्चे भाग लो, एकदम टनाटन बनाना है, वेरी गुड। मुस्लिमों के लिए अभी हम लोग सुने थे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में अलग किया गया, 19 में तो सभी धर्म को अलग कर दिया गया था, सिख ईसाई सब हो गए थे, वेरी गुड, 100% सही चल रहा है, आप लोग आज कमाल कर दिए हो, गर्दा उड़ा दिया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बढ़िया से सोचना। 47 में जो सत्ता सौंपा गया किसकी योजना पर सौंपा गया? दुरंत योजना, मॉर्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, जल्दी से बता दो। 1947 में जो सत्ता सौंपा गया किसकी योजना पर सौंपा गया? वाह कमाल है जी, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सभी लोग को लॉर्ड माउंट कि भारत से पाकिस्तान अलग होंगे और इसी योजना पर सत्ता सौंपने की बात चली थी, और सी 100% सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान दें, देखिए कितने बच्चे सही कर रहे हैं। ये एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है, 2012 में एसएससी में का क्वेश्चन, कितने बच्चे सही करते हो। संघीय राज्यों का संघ होगा, प्रांत को लगातार लिख रहे हैं, और सी बिल्कुल सही जवाब है। नियम में हम लोग देखे थे संघीय प्रणाली, प्रांत को भी कहा गया कि नहीं इनको भी हम स्वायत्ता प्रदान करेंगे, द्वैत शासन हटा देंगे, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत अच्छा से क्लास को समझे हो। जल्दी से बताइए किस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्था विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांत को स्वायत्तता देना, अपना पावर देना, स्वायत्ता माने पावर देना, प्रांत को पावर देना किस अधिनियम की विशेषता थी? वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा बना पा रहे हो, और जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है, प्रांत की स्वायत्ता की बात होगी, 1935 का अधिनियम होगा, बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, देखिए कितने सही। एक क्वेश्चन आरआरबी और बीपीएससी में दोनों में आ चुका है, बताइए जल्दी से, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के सचिव पद 1858 से बना था। अब डायरेक्टर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर खत्म हो गए, भारत सचिव का पद बना था, याद आ गया होगा, भी है, बहुत खुशी की बात है, कई बच्चे भी बनाए हैं, बहुत सुंदर। ये देखो यूपीपीसी 94 का क्वेश्चन है, एकदम चटनी वाला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? एकदम चटनिया क्वेश्चन, बीच में हल्का भारी मिला करके एकदम मिल रहा है मिक्सअप, वेरी गुड, 100% सही सबका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले, जरा ध्यान दें, अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये आप उम्मीद है कि सही कर सकते हो, जल्दी से आप आंसर दीजिए। है पावर नियम से मिला था, बी बिल्कुल सही जवाब। का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली में सहयोग। अब इसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। दो क्लास में आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम समाप्त करेंगे, यानी आज के क्लास और अगले क्लास में संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे स्थितियां परिस्थितियां बनी, किसके द्वारा मुख्य रूप से हुआ, ये सभी पे हम खास चर्चा करेंगे, और दो क्लास में आपका संविधान निर्माण पूरे क्लियर हो जाएगा। तब महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होंगे, संविधान की विशेषताएं, उसी में हम लोग पूरे प्रस्तावना भाग जितने हैं अनुच्छेद सब चीज के बारे में जानकारी लेंगे, और फिर उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान सेक्शन, हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे सेक्शन होगा। संविधान निर्माण का मतलब है भारत में संविधान किन किन स्थितियों में कैसे तैयार हुआ। तो देखिए, अंग्रेज जब कानून बना रहे थे तो अंग्रेजों ने, आप खुद देखे कि 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुआ, इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज ही यहाँ पर पूरे कानून कैसे बनेगा इसको निर्धारित करते थे, और इसीलिए भारत का संविधान या भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों के राय से बनाया जाए, एक मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनके लिए संविधान बन रहा है उनकी भी राय सुनारी होनी चाहिए। ये पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार इस मांग को रखा, बाल गंगाधर तिलक ने, और ये मुख्य रूप से ये बाल गंगाधर तिलक का जो मुख्य रूप से चल रहा था स्वराज अधिवेशन, उसी स्वराज अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया। स्वराज अधिवेशन में पहली बार इन्होंने मांग किया कि भारतीयों के लिए जो कानून हो वो भारतीयों के राय सलाह से हो, ऐसा 1895 में हुआ। धीरे धीरे इसी बात को और विस्तृत रूप में पहली बार इन्होंने बताया, वे थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि भारतीयों के लिए जो कानून संविधान बने उसके लिए एक पूरे संविधान सभा बननी चाहिए, और संविधान सभा में भारतीयों को सदस्य रहना चाहिए, और इनसे राय सलाह लेते हुए तब संविधान बनना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार संविधान सभा की बात की। आपको अगर पूछा जाए कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान हो जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो, ये बात सबसे पहले किसने कहा, तो आंसर तिलक हो। लेकिन अगर प्रश्न होगा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात सबसे पहले किसने किया, तो आंसर महात्मा गांधी होगा। और महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार तब कहा जब आपको मालूम है 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है,
यहाँ से आप देखे थे मुस्लिम को अलग से पृथक निर्वाचन किया गया था, सिख ईसाई सभी को शामिल किया गया। तब गांधी जी कहे कि नहीं, भारतीयों के राय के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब धीरे धीरे तो ये बात बढ़ती चली गई, लेकिन अंग्रेज क्यों सुनता? अंग्रेज क्यों मानेगा कि भारतीयों का एक सभा संविधान सभा हो, भारतीयों की राय से संविधान बनाए? ऐसा अंग्रेज कभी सोच भी नहीं सकता है। इस समय की स्थिति में धीरे धीरे वक्त और परिस्थितियां बदलती चली गई। ये सब तो डिमांड थे जो पहले से किए गए थे। वक्त और परिस्थितियां मुख्य रूप से सबसे ज्यादा चेंज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार स्थितियां और परिस्थितियां पूरी बदल गई। 1939 से 45 सभी बच्चे जानते हो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में लिलिथगो ने बिना भारतीयों से राय लिए भारत को भी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन हम लोग तो इसका विरोध किए कि हम भारतीय तुम्हारे साथ नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और तब भारतीयों को मनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के जस्ट बाद, आप जानते हो अगस्त 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने एक कहा कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे। और संविधान सभा की बात पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में माना। इसी को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हम समझते हैं कि आप लोग को याद भी होते जाएगा। सबसे पहली बार भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुकूल हो, ये तिलक ने कहा। पहली बार संविधान सभा की बात 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने भी संविधान सभा को स्वीकार किया, और ये स्वीकार अगस्त प्रस्ताव में किया। अगस्त महीना होने के कारण इसका नाम अगस्त प्रस्ताव है, और ये अगस्त 1940 में आया। भारतीय भी बड़ा खुश थे क्योंकि अंग्रेजों ने ये कहा कि हम संविधान सभा अब बना रहे हैं। गांधी जी की बात अब हो रही है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। इसी बात से भारतीय गुस्सा में थे कि अधिकांश सदस्य भारतीय का मतलब तुम एक्स्ट्रा भी एंट्री मरवाओगे क्या? इसमें अंग्रेज को रखोगे भी क्या? केवल भारतीय बोलो तो हम लोग तैयार हैं। ये अधिकांश सदस्य भारतीय बोल रहे हो, हम तैयार नहीं है। बस इसी शब्द पर मेन मतभेद हुआ अगस्त प्रस्ताव में कि हम अधिकांश सदस्य भारतीयों को नहीं मानेंगे, केवल भारतीय बोलो तो मानेंगे। और इसीलिए अगस्त 1940 में हम लोग को समझाने का जो प्रयास किया अंग्रेज, ये विफल रहा, ये फेलुअर रहा। और तब आप सभी को मालूम है कि अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया, तब 1942 में हम लोग के यहाँ क्रिप्स मिशन को भेजा गया। आप सभी लोग नाम जानते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस समय तक भारतीय एक आंदोलन का मूड बना चुके थे, और अंतिम रूप से इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल है। और चर्चिल अंतिम रूप से एक प्रयास कर रहा है कि भारतीयों को किसी प्रकार मना लिया जाए। नहीं मनाएंगे तो साथ नहीं देगा। साथ करने का सेंस है कि उसको कहीं हमला करना है, तो उसको भारतीय अगर सिपाही चाहिए, तो वो भारतीय सिपाही जब भारत के लोग सहयोग ही नहीं कर रहे हैं तो जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और इसीलिए इसने 42 में स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक योजना प्रोग्राम के साथ भेजा। और क्रिप्स इसीलिए बोला कि हम तुम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं। हम लोग भी इंतजार में थे कि क्या गिफ्ट लाया है। तो पहली बार क्रिप्स मिशन में कहा गया कि जो भारतीयों का संविधान बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा बनाया जाएगा, और इस संविधान सभा में केवल भारतीय सदस्य होंगे। अब बोलो जो तुम चाहते थे हम वो भी कर दिए। तो क्रिप्स मिशन पहली बार अब कह रहा है केवल भारतीय होंगे। अगस्त प्रस्ताव में है अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, तो इससे तो व्यक्ति गुस्सा में है कि अधिकांश सदस्य भारतीय का मतलब इसमें एक्स्ट्रा एंट्री होगा। लेकिन क्रिप्स मिशन कहा कि अब अधिकांश शब्द नहीं है, केवल भारतीय होंगे संविधान सभा में, और भारत का कानून भारतीय व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा। बोलो अब कहां कोई दिक्कत है? तुम्हें हम आजादी दे देंगे, एक क्रिप्स मिशन में बोला। और कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा। लेकिन क्रिप्स मिशन ने एक चीज शर्त रखा कि ऐसा सब कर लेंगे, संविधान सभा बनेगा, केवल भारतीय सदस्य होंगे, तुम्हें आजादी मिलेगी, तुम अपने नियमानुकूल जीवन जियोगे। लेकिन शर्त है अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तुम युद्ध में सहयोग करो, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो युद्ध समाप्ति के बाद ऐसा किया जाएगा। ये बात जब क्रिप्स ने बोला तो गांधी जी इसी क्रिप्स मिशन को बोले कि ये कंगाल बैंक का चेक लेके आया, पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक। कब फंसेगा इसमें डेट है ही नहीं। ये तो उसी तरह की बात है कि किसी व्यक्ति को तुम बोलो, गरीब व्यक्ति है, और कहो कि तुमको 10 लाख देंगे और तुम आज से हमारी सेवा करो, जब हम मर जाएंगे तो तुमको 10 लाख मिलेगा। कौन व्यक्ति तैयार होगा? भारतीय क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिए। चर्चिल भी बड़ा जिद्दी था, कहा कि इतना बढ़िया ऑफर दिए तुम नहीं मानते तो अब हम तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं भेजेंगे। और सच्ची संविधान सभा की बात हुई, लेकिन शर्त समझ ही गए हो। इस समय 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, 42 में आया है। कब तक लड़ाई चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसी कारण से हम लोग क्रिप्स मिशन को विफल कर दिए, और एक भारत छोड़ो आंदोलन इसी के विफलता के बाद हम लोग शुरू कर दिए 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को भी अंग्रेजों ने तीव्र दमन के द्वारा उसको शांत करा दिया। लेकिन चर्चिल रहता तो शायद बातें कुछ और होती। चर्चिल इंग्लैंड में 1945 में इलेक्शन हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुके थे। भारत का सौभाग्य यही रहा कि इस इलेक्शन में चर्चिल चुनाव हार गया, और चर्चिल की जगह ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। और क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। भारत में जो बातें चल रही थी कि भारत का अपना संविधान होगा, संविधान सभा होगा, उसमें केवल भारतीय सदस्य होंगे, तो अब मेरा कोई शर्त नहीं है। हम अपने जो हमारा क्लीमेंट एटली का मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट का, आप लोग कैबिनेट नाम सुने होंगे, कैबिनेट मंत्रिमंडल के समूह को कहते हैं। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से, अपने कैबिनेट से 3 मंत्री को भारत भेजा, और चूंकि ये तीनों कैबिनेट के सदस्य थे इसीलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन अब भारत आ रहा है क्लीमेंट एटली के कहने पर, और ये मार्च 1946 की बात है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, और यहीं से भारत के लिए द्वार खुल चुका है।
और इसी मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया, दो तरह की बातें चल रही थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग 40 से ही कर रहा था कि हमें भारत से अलग एक राष्ट्र मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान चाहिए। इसीलिए ऊपर के कई बैठक में शिमला सम्मेलन हो चाहे जो हो, मुस्लिम लीग एक ही बात किया कि पाकिस्तान अगर स्वीकार करते हो हम हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो आए थे, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तीनों का भी एक अध्यक्ष बनाया गया और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन हुए? पैट्रिक लॉरेंस। इसके दो अन्य सदस्य में एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भी यहां भेजा गया और एक अन्य सदस्य में अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर, तो हम एक बार बोलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो जाएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बने, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस हैं और पैट्रिक लॉरेंस के अलावे यहां पे क्रिप्स और अलेक्जेंडर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सुनिए, धीरे धीरे अब आपका बेस क्लियर होते जाएगा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को भी डांटा, कहा कि तुम्हें पाकिस्तान चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ प्रपोजल लाए हैं। इसके लिए तुम्हें क्षेत्र में जाना होगा, चुनाव लड़ना होगा और भारत के जो है कानून बनाने के लिए विधायिका के रूप में, भारत की आजादी की बात हो रही है तो भारत का कैसा कानून होगा, ये दो तरह की बात होगी। एक कानून बनाना और एक उसको कानून को पास करना, मतलब विधायिका के रूप में, संसद के रूप में। ये दोनों काम करने वाला एक सभा होगा और इसी सभा का नाम होगा संविधान सभा। कैबिनेट मिशन ने अब एक जो बात रखी, सब तैयार हो गया। कैबिनेट मिशन का कहना था कि नए कानून बनाने के लिए, और जब तक भारत अपना कानून नहीं बनाता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत शासन व्यवस्था होगी। और किसी चीज को लागू भी करना है तो संविधान सभा को विधायिका का भी पावर है, संसदीय पावर भी है और दोनों रूप में ही बैठक कर सकते हैं। और इस संविधान सभा में कंप्लीट भारतीय होंगे, इसमें कोई अंग्रेज वगैरह नहीं चुने जाए। और ये जो होंगे संविधान सभा में, ये लोग ही जो बनेंगे सदस्य संविधान सभा का, ये लोग आपस में बैठ के निर्णय लेंगे भारत का कानून कैसा होगा, किस प्रकार होगा, जैसा चाहेंगे बना लेंगे और इंग्लैंड को इसमें कोई आपत्ति नहीं। और संविधान सभा के अब जो पूछा जाएगा, संविधान सभा का गठन किसके प्रारूप के अंतर्गत हुआ? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, तो आंसर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अब इसमें सदस्य जो बनेंगे, इसके लिए दो तरह की बात चलेगी कि यह सदस्य चयनित होंगे या मनोनीत होंगे। दो बात है, चयनित का मतलब इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, मतलब इस सदस्य का चुनाव होगा, चयनित होना, या मनोनीत होंगे। तो चूंकि अंग्रेज भारत में जो शासन कर रहे थे, बातों पर गंभीरता से विचार करिएगा, अंग्रेज भारत में जो शासन कर रहे थे, इसके अंतर्गत कई राजा थे जो अंग्रेजों के सहायक संधि को माने थे और ये राजा को कहा जाता था ये देशी रियासत है। इसमें राजा है जो अंग्रेज के सहयोगी है और कई क्षेत्र ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के कंप्लीट नियंत्रण में थे। यहाँ के राजा अंग्रेज की बात नहीं माना तो वे लड़े और इसके क्षेत्र पर कंप्लीट कब्जा कर लिए। यानी दो चीज है, एक जो अंग्रेज डायरेक्ट कब्जा करके रखे थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था और एक जो राजा अंग्रेज के सहयोगी थे वो देशी रियासत कहा जाता था। तो कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि देशी रियासत में जो राजा है वो जिसको चाहे एक राजा, एक व्यक्ति को, जो बड़े बड़े राजा है, अपना सदस्य मनोनीत करके भेजेगा। मनोनीत का मतलब उसको पब्लिक से चुनना नहीं है, जहां राजा है वहां राजा जिसको भेज देगा वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। और जो ब्रिटिश प्रांत है, इस प्रांत में चुनाव होगा और इस चुनाव में जो लोग वोट देंगे उसमें जो लोग जीत के आएंगे वो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको चल रही है, ये सभी चुनाव और तमाम बातें जो चल रही है ये मार्च 1946 में चल रही है और मार्च 1946 में इस समय भारत की आबादी लगभग 39 करोड़ के आसपास था। आज तो हम लोग 100 करोड़ पार है, उस समय भारत की आबादी 39 करोड़ थी। और इसमें संविधान सभा के कितने मेंबरान होंगे, कितने लोग होंगे, इसके लिए कैबिनेट मिशन ने एक नियम बनाया कि हम प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, मतलब एक आदमी ऐसा चुनाएगा जो 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। और 10 लाख को रिप्रेजेंट करने वाला जब एक व्यक्ति होगा तो पूरे देश में 39 करोड़ की आबादी है, इसके अनुसार से जितने सदस्य चाहिए। आज भी विधानसभा, लोकसभा जब डिटेल पढ़ोगे तो उसमें सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर ही है, जितने जनसंख्या होंगे उसी के आधार से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और यही चीज कैबिनेट मिशन का भी कहना था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। 39 करोड़ की आबादी है, इसीलिए इसमें कुल सदस्य की संख्या जो रही ये 389 रखा गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कैबिनेट मिशन के अनुसार से संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने रखे गए, तो 389, 389। इसमें दो तरह की बात थी, एक तो हम लोग देखे कि एक ब्रिटिश प्रांत जो है, जो अंग्रेजों के अधीन डायरेक्ट है, इस प्रांत से होंगे, और दूसरा नंबर आप समझ गए ये देशी रियासत से होंगे, देशी रियासत से होंगे। और देशी रियासत से सदस्यों की संख्या 93 था, 93 था, और बाकी 93 जब घटा दोगे तो प्रांत से सदस्यों की संख्या निकल जाएगी और प्रांत से सदस्यों की संख्या 292 प्लस 4 बराबर 296 जोड़ोगे तो 389 हो जाए। यानी जो देशी रियासत है इनको अधिकार दिया गया कि जो राजा महाराजा हो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तुम अपने मनोनीत करके भेजोगे। 93 वैसे लोग को चुना गया जो मेन है, और बाकी जो प्रांत ब्रिटिश के अंतर्गत है वो प्रांत भी दो तरह के थे, एक डायरेक्ट और एक कमिश्नरी, जिसको अभी केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो। जैसे भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार से उस समय कमिश्नरी 4 थे और चारों कमिश्नरी से एक एक सदस्य और प्रांत से 292 सदस्य।
यानी ब्रिटिश राज्य दो तरह का, डायरेक्ट राज और केंद्र शासित को उस समय कमिश्नरी स्टेट बोलते थे और इसीलिए इसको हम लोग कमिश्नरी प्रांत कहते हैं, कमिश्नरी प्रांत। और दोनों प्रांत, डायरेक्ट और कमिश्नरी प्रांत मिलकर के 296 हो गए सीधा। ये इसका चुनाव होगा और ये यहाँ पर नामांकित होंगे, मतलब इसका चुनाव नहीं होगा, मनोनीत होंगे। ये प्रावधान किया गया मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कभी कभी बेहतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये 4 कमिश्नरी आखिर कौन कौन थे, 4 कमिश्नरी कौन कौन थे? तो आपको दिमाग में रखना है, एक कमिश्नरी दिल्ली, दूसरा राजस्थान में अजमेर, तीसरा नंबर कर्नाटक में है कुर्ग भी इंपॉर्टेंट कमिश्नरी है, कई बार चॉइस में देता है, और एक पाकिस्तान में है अभी बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी थे, कौन कौन? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग कर्नाटक में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये चारों कमिश्नरी से एक एक सदस्य चुने जाने थे, 292 प्रांत से डायरेक्ट चुने जाने थे, मतलब चुनाव से आने थे, और 93 देशी रियासत से आने थे। ये जब तय हुआ तो मुस्लिम लीग भी ताव में है, फॉर्म में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी फॉर्म में है, कई अन्य छोटे छोटे पार्टियां हैं, वो लोग भी तैयार है। और अंग्रेजों ने यह भी प्रावधान किया था कि अगर कोई पार्टी टिकट न दे तो कोई व्यक्ति किसी सीट से निर्दलीय भी यहां लड़ सकते हैं। आपके चाह खड़ा हुए लोग वोट देंगे, आप अगर चुने जाते हैं तो संविधान सभा के सदस्य होंगे और उसकी ड्यूटी 2 होगी। एक तो संविधान बनाना, आपके राय सलाह और वोटिंग से बनेगा। अब हर पब्लिक से कैसे पूछेंगे? 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उससे पूछते हुए आगे चलेंगे। और जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक उन्हीं का काम, विधायिका की शक्ति भी दी गई। अब इस दोनों में जब सब लोग तैयार हो गए तो क्या था, देखते देखते इसमें चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई कि सभी पार्टी तैयार हो जाइए 389 सीट के लिए, जिसमें 296 सीट पर आपके चुनाव होंगे। और यही 296 सीट पर जो चुनाव का प्रावधान हुआ, ये चुनाव आप जानते हो कब हुआ? तो ये जुलाई 1946 में चुनाव हो गया। अब जुलाई 1946 में 296 सीट के लिए चुनाव हो गए। अब ये चुनाव जो हुए, बाकी तो 93 आप समझ ही रहे हो देशी रियासत है, रियासत में चुनाव की जरूरत नहीं है, राजा जिसको भेज दिया हो गया। और जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेके आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिला। मुस्लिम लीग सोचे थे कि हम भी सरकार में शामिल होंगे, संविधान में शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन का कहना था कि तुम जैसा चाहो संविधान बना लो, भारत पाकिस्तान अलग होगा, संविधान बना लो, अलग हो जाओ। इसीलिए मुस्लिम लीग चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थिति बड़ी खराब हो गई। कई अन्य निर्दलीय और दूसरे छोटे छोटे पार्टी भी यहां से जीत करके आए। और ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्य रूप से 208 सीट इनको आए और मुस्लिम लीग को केवल 73 मुस्लिम लीग को केवल 73 सीट आए। और बाकी जो बच गए ये सभी अन्य हैं, अन्य में 15 सीट आए, जिसमें 8 निर्दलीय थे, 8 बिना कोई दल के डायरेक्ट लड़े थे, 7 छोटे छोटे दल वाले रहे हैं। तो देखिए 296 सीट का रिजल्ट आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत से भी ज्यादा 208 सीट प्राप्त किया। मुस्लिम लीग सोचा था कि 150-200 के बीच रहेंगे, 73 पे सिमट गया। और अन्य 15 जीते, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें पूछे जाते हैं। आज अब सोचो, आजादी के पहले की बात हो रही है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है और चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ही हुआ है, 1 साल पहले। क्या इसमें महिला भी जीते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में क्या उस समय महिलाएं जीती? अगर जीती तो कुल कितने महिला जीती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको 15 से महिला भी 15 ध्यान रखना है, ये तीनों मिला के कुल 15 महिला जीती, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी, बाकी 14 मुस्लिम महिला नहीं थे। उस जमाने में मुस्लिम महिला का जितना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं था। और ये मुस्लिम महिला जीतने वाली जो महिला थी, इस महिला का नाम था बेगम रसूल, और बेगम रसूल प्रथम मुस्लिम महिला थी जो जीती थी। तो अब ये तो सब लोग जीत गए। अब जीतने के बाद इन सभी की बैठक होगी। अब सबको जो जो जीते हैं बुलाया जाएगा कि बैठिए, ये संविधान सभा का बैठक कहलाएगा। संविधान सभा की बैठक में सामान्य चीज है, और अधिवेशन वो खास करके बुलाया जाता था। बैठक में इच्छा है आइए नहीं आइए, लेकिन अधिवेशन में होता था कि सब लोग को पधारना। और संविधान सभा के कुल 105 बैठक हुए, 12 अधिवेशन हुआ, जितने लोग चुने गए लंबा अब मैराथन सिस्टम चलेगा, और तब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो अब संविधान सभा की बैठक अधिवेशन से आगे का क्लास डिटेल चलेगा, और अगले दिन हो गया। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारतीयों ने अंग्रेजों को कहा, तो अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया, और इस अगस्त प्रस्ताव के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। यानी पहली बार अंग्रेज ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव से स्वीकार किया। परंतु इसमें अंग्रेजों ने एक बात बताया कि संविधान सभा में अधिकांश भारतीय सदस्य होंगे, और अंग्रेज दूसरे भी आप लोग देखे, जब गतिरोध काफी अधिक, तो 42 ईस्वी में आप सभी को याद है क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, केवल भारतीय सदस्य उसमें होंगे, इसमें बाहरी कोई नहीं होगा, आप लोग जैसा चाहिए कानून बना लीजिए, आपको आजादी भी देंगे। क्रिप्स मिशन बहुत जब लंबे चौड़े अच्छे वादे किए, लेकिन क्रिप्स मिशन ने एक ही मेन बात बताया, और वह बात बताया तो करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध में आप मेरा तो के बाद हम ऐसा करेंगे। इसलिए गांधी जी इसको कंगाल बैंक का चेक बोले, ये भी हम लोग नहीं माने। और तब आप सभी को याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हो गया, इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ, और प्रधानमंत्री जो जिद्दी चर्चिल था, वो चर्चिल चुनाव हार गया, और क्लीमेंट एटली ये चुनाव जीत, और एटली
दोनों चीज में हम लोग देखे कि दोनों जगह से संविधान सभा के मेंबर चुनना निर्धारित हो गया। लगभग 39 करोड़ की पर एक मेंबर संविधान सभा का निर्धारित किया गया। और इसी में हम लोग देखे थे कि जिसमें उल्टा लिखिए प्रांत से आप 93 सीट थे और ये 389 सीटों पर चुनाव होना निर्धारित हुआ। मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी तैयार हो गए और सभी मिलकर के, हम लोग को याद है कि चुनाव कब हुआ, तो आपको याद है जुलाई 1946 में चुनाव इसका हो गया। ये प्रांत वाले में ही चुनाव होना था। देसी रियासत में टाटा को एक एक मनोनीत करके केवल भेज देना था। इसमें मनोनीत थे, एक इलेक्टेड थे। और जुलाई 1946 में जब चुनाव हुआ तो पिछले क्लास में हम लोग देखे कि चुनाव का रिजल्ट बड़ा आश्चर्यजनक रहा। 208 और 73 के पिछले क्लास में हम लोग देखे थे और 15 निर्दलीय भी, इसमें 15 अन्य देखे थे। ये मुस्लिम लीग थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट जीत करके आया। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीट आए, जिसमें 8 निर्दलीय थे। ये मिलाकर महिला आए तो 15 महिला जीत करके आई थी, जिसमें सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी। यहां तक पिछला क्लास में हो चुका था। संविधान सभा से सब लोग चुन करके आए। अब तो सबसे मेन मुद्दा हुआ कि जो चुन के आए संविधान सभा के मेंबर, इनकी बैठक की जाए। दो तरह की बातें यहां आपको मिलते जाएंगे, एक बैठक की बात होगी और एक अधिवेशन की बात होगी। संविधान सभा में आपको पहले भी बताया है कि लगभग 105 बैठक हुए हैं और संविधान सभा में आपको बताया है कि कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। बैठक और अधिवेशन में अंतर है। पहले से फिक्स मुद्दे पर एक निष्कर्ष के लिए किए गए बैठक वही अधिवेशन कहते हैं, जो किसी सत्र के प्रारंभ या सत्रावसान पर ही होता है। लेकिन बैठक का मतलब एक पहले से मुद्दा नहीं भी है, कम भी व्यक्ति आए हैं तो ये बैठक हो सकता है। इसमें केवल चर्चा होगा, इसमें निष्कर्ष तक पहुंचे जाएंगे। और संविधान के निर्माण की प्रक्रियाएं चुनने के बाद ही शुरू होते हैं। और ये संविधान सभा जब बन गया तो संविधान के निर्माण की व्यवस्था अब शुरू हो गया। और संविधान के निर्माण की जब व्यवस्था प्रारंभ हो गए तो इसमें सबसे पहला तो काम था संविधान सभा की बैठक करना। यहीं से प्रारंभ हो गया संविधान का निर्माण कि लोग बैठिए, चर्चा कीजिए और क्लियर कीजिए। और संविधान सभा का पहला बैठक, अंतिम बैठक, ये दोनों आपसे पूछा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि जितने के बाद संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ, वो पहला बैठक सभी लोग को मालूम है 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा का पहला बैठक है और 9 दिसंबर से ही संविधान बनने की क्रिया प्रारंभ हो गई। और 9 दिसंबर 1946 को जितने लोग यहां पर थे, 389 का जो संख्या था, जिसमें चुन करके आने थे 296 और देसी रियासत से आने थे 93। इसमें 296 में 208 कांग्रेस से जीते, 73 मुस्लिम लीग से जीते और 15 अन्य से जीते। इस सभी को इस पहला बैठक में बुलाया गया कि प्रथम बैठक में सब कोई भाग लीजिए। लेकिन मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर दिया कि हम इस बैठक में नहीं जाएंगे, हमारे कोई भी जीते हुए लोग नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं रही। मुस्लिम लीग के भी जीते हुए कुछ व्यक्ति जो एकदम थे वो पहुंचे, लेकिन अधिकांश मुस्लिम लीग के व्यक्ति नहीं पहुंचे। मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया तो वही इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि तो ऐसी बारात हो गई जिसमें दुल्हन ही रुस गई है, दुल्हन ही नहीं गई। और सोचिए, बिना दुल्हन की बारात, कभी कभी पूछता है कि पहले बैठक के मुस्लिम लीग के बहिष्कार पर बिना दुल्हन की बारात किसने कहा, तो ये चर्चिल ने कहा था। अब इंपॉर्टेंट हम लोग सुने, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के साथ साथ जो राजा थे, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम रिप्रेजेंटेटिव भेजे या नहीं भेजे, तो किसको भेजे, किस लिए भेजे, और ये संविधान पता नहीं क्या बना देगा, हमें रहने देगा या हमें समाप्त कर देगा। डर तो ये भी लग रहा था क्योंकि संविधान सभा की बात चल रही थी। तो कई राजा भी आपस में मीटिंग किए कि ऐसा ना हो कि हम आदमी भेजे और दस्तखत करवाए और हमारा ही अस्तित्व समाप्त कर दे। इसीलिए कई राजा ने भी इस बैठक में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे। और बिल्कुल साफ है, 93 राजा है, इसमें अधिकांश नहीं भेजे। 73 मुस्लिम लीग के हैं, इसमें भी अधिकांश नहीं भेजे। इसीलिए 389 में केवल और केवल 207 लोग उपस्थित हुए। कभी कभी आपसे पूछता है कि पहला बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए, तो पहला बैठक में केवल 207 उपस्थित हुए। 15 महिला जीतकर आई थी, जिसमें केवल 9 महिला यहां शामिल हुई। 6 महिला जीतने के बाद भी यहां नहीं आई। ये डाटा इतना कम क्यों रहा, रीजन आप समझ गए, क्योंकि आप खुद देख लिए कि 389 में मुस्लिम लीग 73 नहीं आया। एक घटा भी हम देंगे तो 316 को आना चाहिए था। आपके मन में लग रहा हो, लेकिन फिर राजा महाराजा जो थे, जो हम लोग 93 की संख्या में था, अगर इसको घटा देंगे तो ये आपका पहुंच गया 223। राजा महाराजा भी पहुंच गए, दोनों घटा दिए तो 223 पे आ गए। कई जीते हुए भी जो थे वो भी नहीं पहुंचे कि पता नहीं वहां क्या है, पहली बैठक है, अगला से जाएंगे। तो राजा महाराजा पूरे विरोध नहीं किए, कई राजा के रिप्रेजेंटेटिव आए, कई जीते हुए लोग कांग्रेस वाले भी नहीं पहुंचे। और इसीलिए प्रथम बैठक में उपस्थित केवल और केवल 207 सदस्य हुए। अब किसी भी बैठक में तुम सभी लोग जानते हो, कोई बैठक शुरू होगी तो हम लोग को एक अध्यक्ष चाहिए जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसीलिए 207 में अब किनको अध्यक्ष बनाया जाए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो सभी ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग के सबसे वरीय व्यक्ति कौन जीत के आए हैं, वरीय मीन सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन है, हम उन्हीं को वेटेज दे दें। अब कम उम्र वाले को देंगे
को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हम 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक में चुन लिए। और इसमें हम लोग देख लिए पहली बैठक के बारे में, ये तो सब लोग का क्लियर हो गया कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस बैठक का मुस्लिम लीग, कई राजा महाराजा जो रजवाड़ा थे, वो सभी ने बहिष्कार किए। इस पहला बैठक में 207 जो संविधान सभा के जीते हुए सदस्य थे वे उपस्थित हुए। इसमें 9 महिलाएं हैं। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे वरीय, सबसे अधिक उम्र के एक व्यक्ति है सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में अब आपको कहें कि बताएं जीतने वाले जो मेंबर थे, ये सभी मेंबर को आप देख पा रहे हैं, ये जीतने वाले मेंबर कितने ज्यादा संख्या में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 296 का इलेक्शन है और इसी 296 के इलेक्शन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बता दीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चुनाव हुआ है जुलाई 1946 में, कहां से चुनाव लड़े हैं, जल्दी पहले ये बता दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में एक मेंबर बनने के लिए कहां से चुनाव लड़े हैं, जल्दी देखिए। आप लोग कितना अच्छा आंसर करते हो, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। वे जो है चुनाव लड़े बंगाल से। जल्दी बता दीजिए चुनाव जीत गए या हार गए, जल्दी ये बता दीजिए। बंगाल से चुनाव लड़े और बंगाल से चुनाव में वे जीत, बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भीमराव अंबेडकर अगस्त 1947 को ये बांग्लादेश में चला गया और इसीलिए बांग्लादेश में जाने के कारण इनकी सदस्यता 1947 को पाकिस्तान और कहा जाएगा कि आप लोग पूरा कंप्लीट 15 अगस्त 1947 को बांग्लादेश में सीट चले जाने के कारण ये काम खत्म हो गया था और तब फिर दोबारा ये चुनाव लड़े एक व्यक्ति को हटाया गया, स्पेशली इनको चुनाव जब जीत के आए तब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसीलिए पूछा जाता है कि जब वो संविधान निर्माता थे तो उस समय आंसर बॉम्बे हो जाएगा, बंगाल में 0। एक बंगाल में लड़े जुलाई 1946, लेकिन वो बंगाल बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चले जाने के कारण सदस्यता समाप्त होगी। बॉम्बे से लड़े हैं और तब वहां के बाद फिर आगे लीड किए। तो चलिए अभी तो डिटेल हम करेंगे, पहले आपको इधर हम लोग चले पहली बैठक के जो भी प्रश्न थे। 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। बैठक में कम लोग भाग लिए तो बैठक में कम ही चर्चा होते हुए समाप्त हो। सभी ने तय किया कि हम लोग दूसरे दिन फिर मिलते हैं, अब तो हम ही लोग को सब करना है। और दूसरे दिन का मतलब 9 को बैठक हुई, 10 गैप हो गया और 11 दिसंबर 1946 को सभी लोग को एकदम ध्यान देना है, एक एक चीज बात सुने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक तय की गई और दूसरी बैठक में एक पहले निर्णय लिया गया कि अब तो हम लोग को हर बार बैठना है, तो क्या जरूरत है हमारे अध्यक्ष कौन बनेंगे कि बार बार हम बैठक में चुने, हम लोग एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। जब बैठक हम लोग की होगी तो इन्हीं की अध्यक्षता में होगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के 2 काम थे। संविधान सभा का एक काम था संविधान का निर्माण करना और एक काम संसदीय को, अगर संसदीय रूप में संविधान सभा की बैठक, उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू नहीं रहे, वहां पे अध्यक्ष जेबी मावलंकर होंगे। यहाँ पे मावलंकर अध्यक्ष होते थे, मतलब यही संविधान सभा के बैठे हुए व्यक्ति नियम पास करने के लिए अगर संसदीय रूप से बैठक करेंगे तो अध्यक्षता जेबी मावलंकर करेंगे। लेकिन यही संविधान सभा की बैठक अगर संविधान निर्माण संबंधी होंगे तो इसकी बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष हमारे चुने गए और ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठक में अध्यक्ष तो हो गए। फिर लोगों ने सवाल किया कि अगर कभी राजेंद्र बाबू नहीं रहेंगे तो फिर क्या हम लोग बैठ के अध्यक्ष चुनेंगे, लगे हां हम लोग अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुन दीजिए। फिर लोग कहा कि अगर ईवी गायब रहेंगे तब, तो कहे कि 2 उपाध्यक्ष चुन दीजिए। अब इतना किंतु परंतु तो नहीं होगा, बैठक में ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष होंगे, ईवी नहीं रहेंगे तो फलाना बाबू हो जाएगा। और इसीलिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए और संविधान सभा के 2 अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। क्या आप जानते हो अस्थायी उपाध्यक्ष का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। एक व्यक्ति हम हिंट्स दे दें, एचसी मुखर्जी। एक व्यक्ति अस्थायी उपाध्यक्ष बने एचसी मुखर्जी। क्या आप लोग दूसरे का नाम बता सकते हो, जल्दी बताओ। एक अस्थायी उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी है, दूसरा नंबर जल्दी से बता दीजिए कौन से है। नहीं, दूसरे अस्थायी उपाध्यक्ष है कृष्णाचारी। एचसी मुखर्जी और कृष्णाचारी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर सभी लोग बैठक में तय किए कि एक व्यक्ति आईएएस है उस समय का, संविधान सभा का मेंबर नहीं है, तो लोगों ने कहा कि वो विद्वान व्यक्ति को हम लोग संविधान सभा का सलाहकार चुन लेते हैं। अगर ये व्यक्ति सलाहकार हो जाएंगे तो उनके पास गजब की आइडिया है, विश्व के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, विश्व के कई देश की विशेषताओं को बता सकते हैं। और द्वितीय बैठक में ही एक व्यक्ति का नाम लेने जा रहे हैं, वो व्यक्ति संविधान सभा का कोई सदस्य नहीं है, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है, नहीं जीता है, फिर भी उनकी योग्यता के कारण इस व्यक्ति को संविधान सभा का सलाहकार बनाया जाएगा कि ये संविधान सभा के जो है सलाहकार होंगे और वे व्यक्ति हैं बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार यही है और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा हमारे संविधान में जो चीज आपको दृष्टिगत होते हैं ये सब इन्हीं का दिन है। बीएन राव ही सबसे ज्यादा अपना मेहनत की, उसको फिर ड्राफ्ट करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी अभी भीमराव अंबेडकर, लास्ट में अंबेडकर जी की भूमिका अंतिम में आएगी 1947 में, अभी उनको कोई तरह की बहुत विशेष भूमिका में नहीं रखा गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू चुने गए। द्वितीय बैठक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो गए, अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एचसी मुखर्जी हो गए और कृष्णाचारी हो गए और संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति चुने गए बीएन राव। ये संवैधानिक सलाहकार हैं कि इनकी सलाह ली जाएगी। एक
कोई संविधान सभा के सदस्य नहीं। बैठक समाप्त हो गई। फिर हुआ कि एक दिन बाद हम लोग फिर मिलेंगे। देखिए धीरे धीरे इंपॉर्टेंट जो भी बैठक है आपको दिमाग में सेट करते जाना है। द्वितीय बैठक भी आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ गया होगा। एक दिन बाद फिर मतलब 12 का गैपिंग है, 13 तारीख को फिर बैठक हो रही है और अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को फिर हो गया। और तृतीय बैठक में अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात चली। अब तो हम लोग को आगे बढ़ना होगा, क्या क्या करना है ये सब हम लोग डिफाइन करिए। कैसा संविधान बनाएंगे, क्या हम लोग चाहते हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण था। और इसीलिए तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस उद्देश्य के लिए हम संविधान बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का भाग बनेगा। जो आप पढ़ते हो, हम भारत के लोग, भारत को धर्मनिरपेक्ष, जो भी जितनी बातें तुम सुनोगे वो बातें यहीं पर नेहरू जी लाए कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं कि पूंजीवादी बनाना चाहते हैं, किस प्रकार हमारा उद्देश्य है, ये पहले उद्देश्य तो डिफाइन हो जाए। और इसीलिए ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। लेकिन इस बैठक में कई लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। लायक हो गया। लेकिन कई व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर जी वगैरह भी इसमें यही कहे कि अभी मुस्लिम लीग को हम लोग मनाने में लगे हैं, जल्द ही वो भी मान जाएगा और वो भी रहे तो ये प्रस्ताव पारित होने में ज्यादा अच्छा रहे। तो इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव आया नेहरू के द्वारा। सब बातें जो भी है, कहां हो रहा था, दिलीप जी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। सभी चीज अभी दिल्ली में शुरू है। दिल्ली का जो संसद देख रहे हैं वहीं इन लोग को बचना है, क्योंकि हमने अभी बताया संसदीय कार्य लोकसभा में ही इन लोग को कार्य करना था, संविधान सभा के मेंबर को। और ये सभी चीज बैठक दिल्ली में ही सब चल रहा है। और इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन तृतीय बैठक में पास नहीं हुआ। कारण मुस्लिम लीग वगैरह का जो है सोचा गया कि वो भी रहेंगे तो पास करें, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें साफ हो गया कि हम संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, नेहरू जी प्रस्तुत की। अब धीरे धीरे दिसंबर लास्ट हो गए। अब इंपॉर्टेंट बैठक एक हो रही है अब जनवरी में, और इसीलिए ये बैठक है 22 जनवरी 1947। अब जनवरी की बैठक हो गई और 22 जनवरी 1947 के बैठक में जो भी लोग आए, अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि संविधान अगर बनाना है तो किस तरह का उद्देश्य हमारा होगा, हम गणतांत्रिक पद्धति अपनाएंगे या राजतंत्रात्मक अपनाएंगे, किस तरह की पद्धति अपनाएंगे, ये सब हम लोग क्लियर किए हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो हम लोग लाए हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए ताकि हम ऐसा संविधान बना पाए। तो बहुत अच्छे लेवल पे, एसएससी वगैरह में डीप लेवल पे क्वेश्चन होगा तो ये पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। सूरज जी पूछ रहे कितने बैठक हुए, शुरू में ही तो बताया 105 बैठक हुए और 12 अधिवेशन हुए, ये तो शुरू में ही आपको बता दी। बैठक और अधिवेशन में अंतर क्या है, वहीं से तो हम शुरू हुए। अब यहाँ पे हम लोग देखें 22 जनवरी 1947 को जो बैठक हो रही है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा कि हाँ हम लोग ऐसा ही संविधान चाहते हैं और ये हमारा प्रस्तावना होगा। ये प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनेंगे। और तब 22 जनवरी 1947 के बाद इसमें अब स्पीड आ गई। अब धीरे धीरे यहाँ पे एक नई भूमिका बीएन राव जी को मिली और बीएन राव जी 17 मार्च 1947 को एक नया चीज बता रहे हैं। 17 मार्च 1947 को बीएन राव, इन्हीं का चूंकि मेन सलाहकार समिति है, इन्हीं पर मेन ड्यूटी था, आईएएस थे, कई देशों का भ्रमण का अच्छा आइडिया था और इसीलिए बीएन राव ने गहन चिंतन के बाद 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसकी विशेषताओं को ऐड किया और 60 देशों के संविधान के अच्छे अच्छे कौन कौन बात अडॉप्ट करने लायक है उसको अपने अब लिखे। और इन्होंने अंग्रेजों ने जो यहाँ पे सिस्टम चलाया उसमें किन किन चीजों की जरूरत है उसको इन्होंने लिखा। और इन सभी चीजों को लिखने के बाद संविधान का इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्टिंग तैयार किया। किसने? बीएन राव ने। बीएन राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्टिंग तैयार किया और उसमें 60 देश और तमाम चीज के गुण को इन्होंने पेश किया, ये लाए। और इसके बाद अब जो बैठक हो रही है इसमें अलग अलग तरह की समिति बनाए गए कि झंडा कैसा होगा, एक झंडा समिति होंगे, राष्ट्रगान समिति, कई तरह की कमेटी बनाई गई, हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। अभी तक भीमराव अंबेडकर जी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यहाँ पे प्रारूप वगैरह सब बीएन राव जी बना चुके हैं। अब इसके बाद जब बैठक होना शुरू हो गया तो इस बैठक में अब धीरे धीरे संविधान को और अमली जामा पहनाया जाएगा। सबसे बड़ा अब टेंशन होगा कि अंग्रेज कह चुका है कि हम अगस्त में देश को आजाद कर देंगे, मार्च आ चुका है और अगस्त में हमारा देश आजाद होगा। जुलाई में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था, ये पिछले क्लास में समझाया था। तो इसीलिए हम लोग अब जैसे ही वहां पारित हो गया कि अब जुलाई में कि भारत आजाद होगा, तो हम लोग मेन ड्यूटी दिए कि अब सबसे पहले तय कीजिए भारत का झंडा कैसा होगा, क्योंकि आजादी मिल जाएगी तो हम झंडा कैसा फहराएंगे, जब झंडा ही तय नहीं होगा तो हम आजादी कैसे बनाएंगे। और इसके लिए झंडा का एक डिजाइन तय करने वाला व्यक्ति बने। और आप सभी लोग जानते हो झंडा का डिजाइन हमारे देश का किसने बनाया, जल्दी नाम बता दीजिए। भारतीय तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने बनाया, जल्दी बता दीजिए। जेबी कृपलानी, वो तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में पास करना था। मनीष जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सही प्रयास किया है। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही आंसर है, कई बच्चे ने सही किया। ये ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले झंडा का, तिरंगा झंडा का डिजाइन किया और झंडा समिति के सामने रखा और उस झंडा समिति के जब सामने रखे तो उसमें पिंगली वेंकैया के डिजाइन को स्वीकार किया गया। और यही बैठक है 22 जुलाई 1947। जैसे ही ब्रिटेन में पारित किया गया, हम लोग 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का बैठक किए और इस बैठक में हम लोग अपने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार कर लिए। और दो बातें ये सभी को एकदम याद हो जाएगा, देखो एक एक लिंक बना के रखोगे, मजा आएगा, पढ़ने में कहीं समस्या नहीं रहेगी। रट्टामार छापोगे तो दिक्कत होगी। हम एक एक लिंक क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जुलाई में लंदन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, तो हम लोग
बैठक द्वारा 22 जुलाई 1947 दिमाग में आपको सेट रखना है। तो 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रध्वज को स्वीकार कर ली। अब राष्ट्रध्वज को स्वीकार करने के बाद अब तो धीरे धीरे हम लोग आजादी की ओर बढ़ रहे थे। 22 जुलाई हो चुके थे और हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी भी प्राप्त हो गई। 389 सदस्य पहले से चल रहे थे। जब हमें आजादी मिली तो आपको अभी हमने बताया कि कई मेंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, कुछ मेंबर भारत के रहे। तो संविधान सभा के सदस्यों को फिर से किधर कितना कौन रहेंगे इसको पुनर्गठित करने की आवश्यकता हो गई और इसीलिए 15 अगस्त 1947 के बाद फिर से इसका पुनर्गठन किया गया और इस पुनर्गठन में भारत में सिर्फ 299 सदस्य रहे, बाकी सदस्य पाकिस्तान चले गए। 299 सदस्य भारत की जो आबादी थी उसके अनुसार रखा गया कि 299 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। अब देखो इनके दस्तखत की बात होगी, अब बाकी लोगों की बात नहीं होगी। तो 299 सदस्य यहाँ पे भारत में रहेंगे। कई लोग मुस्लिम लीग से भी भारत में जीते हैं तो रहेंगे, कई लोग इधर से कांग्रेस या दूसरे पार्टी से जीते हैं और उनका क्षेत्र इधर चला गया तो खत्म होगा। अम्बेडकर जी का सीट इसी में समाप्त हो गया और बंगाल वाला सीट उनका खत्म। संविधान सभा के अब सदस्य नहीं है। 299 सदस्य में राजा रजवाड़ा भी तो रहेंगे, तो 70 सदस्य देसी रियासत के हैं और बाकी 70 आप घटा देंगे तो 229 सदस्य एक प्रांत से हैं, ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य हैं। तो ये आप देखो 299 सदस्य 70 देसी रियासत से 229 प्रांत से है, बाकी समाप्त हुए। और संवैधानिक सभा के जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं इनका मेन रोल चल रहा है BN राव जी का और इन्हीं का एक अभी हम लोग देखें एक प्रारूप बनाया हुआ है कैसा संविधान होगा, एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है। जब अंबेडकर जी का सीट समाप्त हो गया तो BN राव जी को बहुत मदद किए थे अंबेडकर जी सब चीज बताने में। तो BN राव जी का ही कहना था कि बिना अंबेडकर के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए उनको फिर से जितवाया जाए, फिर से उनको जितवाया जाए। और चूंकि उनका क्षेत्र अभी हमने बताया बांग्लादेश में चला गया और इसके लिए हम लोग देखें इनका एक सीट तय हुआ और वो सीट तय हुआ कहां से? बॉम्बे से। बॉम्बे में पहले से एक व्यक्ति थे जयकार और जयकार वहां से जीते हुए थे। जयकार जी उनको इस्तीफा दिलाया गया कि आप संविधान सभा से रिजाइन दे दीजिए। अंबेडकर जी को वहां से हम जितवाए और जयकार जी अंबेडकर जी के लिए अपना रिजाइनेशन दिए, वो सीट खाली हुआ और संविधान सभा के खाली सीट पर री इलेक्शन हुआ और री इलेक्शन में भीमराव अंबेडकर जी फिर से जीत के आए। और जब दोबारा जीत के आए तो अंबेडकर जी को अब एक अहम भूमिका मिलने वाली है। देश आजाद हो चुका है, जो प्रारूप ड्राफ्ट हुआ है उसमें किसे रखा जाए, किसे हटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का काम प्रारूप बनाना नहीं था, प्रारूप तो ऑलरेडी बन चुका है। इस प्रारूप में ड्राफ्टिंग में क्या रखना है, क्या हटाना है, इस पे पूरे चर्चा करना मेन पावर दिया गया इस ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ये प्रारूप आज हम लोग अंतिम करेंगे और आज हम लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। आज आपका 2 पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। पहला हम लोग देखे थे भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा पार्ट हम लोग देख चुके हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, कौन सा भाग कहां से लिया गया है, संविधान में कितने अनुच्छेद कितने क्या है, सभी अनुसूची के साथ हम लोग पूरे चर्चा ये तीसरा पार्ट में हम लोग करेंगे जिसमें 3 से 4 क्लासेस आपको लेंगे और तब आपका ये बेसिक हो जाएगा। उसके बाद एक एक भाग करते हुए हम लोग लगातार चलते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आज के क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे समझने के बाद क्वेश्चन राउंड से आप लोग बहुत अच्छा बना पाओगे जो लोग रेगुलर क्लास किए हो। तो चलिए हम लोग देखें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है संविधान का निर्माण। थोड़ा सा हम बैक से ही चलेंगे ताकि किन्हीं को कोई क्लास समझने में दिक्कत ना हो। हम लोग देखे थे कि भारतीयों का अपना संविधान हो, गांधी जी की सोच को सही करने के लिए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार कहा कि हाँ ठीक है हम एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में अधिकांश भारतीय की जब बात किया गया तो भारतीय इसको मानने को तैयार नहीं हुए कि अधिकांश का मतलब कुछ विदेशी भी आएंगे, हम इसे नहीं मानते। तब क्रिप्स मिशन आए जो कहे कि संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया और 1939 से 45 के बीच आपको समझाए थे द्वितीय विश्व चल रहा था और क्रिप्स मिशन का कहना था कि इस विश्व युद्ध में आप सहयोग करोगे तो लड़ाई समाप्ति के बाद हम आपके सभी सदस्य भारतीय चुनेंगे और संविधान सभा बनेगा। हम लोग उसको कंगाल बैंक का चेक करते हुए उसको भी भगा दिए। तब आप सभी को याद है कि इसके बाद हम लोग यहाँ जो 1945 के बाद लंदन में चुनाव हुए और क्लेमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने 46 में हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मंत्रिमंडल को कहते हैं और वही मंत्रिमंडल में हम लोग देखे थे जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 सदस्य आए और इसी के कहने पर प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव तय किए गए और उसी के अनुसार से संविधान सभा का चुनाव हुआ। देसी रियासत से कई लोग मनोनीत भी हुए और दोनों के सीट मिलाकर के सभी चर्चा पिछले क्लास में हम लोग सुने थे। संविधान सभा के चुनाव में हम लोग देखे कि जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस के काफी अधिक सीट रहे और उसके बाद पहली बार संविधान सभा का बैठक अब हो रहा है। बैठक में ही हम लोग पिछले क्लास छोड़े थे, इसीलिए बैठक पे हम जल्द आए और आपको पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो आपको बताया थे 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। पहली बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें सभी लोग को बोला गया था लेकिन राजा देसी रियासत वाले समझ नहीं पाए, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और इसीलिए आपको याद है कि इसमें केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए जिसमें 9 ही महिला आए थे। कुल महिला 15 चुने गए थे और सबसे वरीय उम्र के आपको पिछले क्लास में समझाए थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको यहाँ 2-3 चीज पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? उद्घाटन सत्र भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उद्घाटन का मतलब ओपनिंग किसने किया तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही इनका ओपनिंग अध्यक्षता किया, यानी प्रथम बैठक की बात चल रही। फिर एक दिन अल्टरनेट में आप सभी को याद है पहला बैठक के बाद द्वितीय बैठक सभी को याद है एक दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही है। दूसरी बैठक से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं एक बार सुने आपको एकदम याद हो जाएगा। पहला, इसमें पहली बार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप सभी को नाम याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद द्वितीय बैठक में सभी को समझाए थे कि एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। एक व्यक्ति थे जो आईएएस थे
न्यायाधीश भी रह चुके थे, भारतीय थे, काफी अधिक जानकारी थी। और वही व्यक्ति बीएन राव को, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, बीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं है, फिर भी बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और इन्हें चुके आईएएस है, बहुत अधिक तजुर्बा है, कई देशों में भ्रमण किए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, ये प्रथम भारतीय है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे बीएन राव। और इसीलिए इन सभी योग्यताओं के कारण संविधान सभा में चुन के नहीं आने के बावजूद भी, सदस्य तो इनको नहीं बना सकते थे, सलाहकार इन्हें बनाया गया। और पिछले क्लास आपको समझाया था कि जो भी है सबसे बड़ा योगदान जब तक भीमराव अम्बेडकर को नहीं दिया जाएगा तब तक बीएन राव का ही है। क्योंकि बीएन राव के पास बहुत अधिक जिम्मेवारियां थी, तो पूरे ड्राफ्ट करने के बाद इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्य बना करके अपने पूरे ड्राफ्टिंग को सौंप दिया। और फिर उसके बाद इनकी भूमिका कम हो गई और उस ड्राफ्टिंग पर निर्णय लेने की भूमिका मेन भीमराव अम्बेडकर जी का पड़ गया। इसीलिए अम्बेडकर जी को हम लोग संविधान के निर्माता कहते हैं। तो बीएन राव तक के पिछले क्लास में हम लोग ये सभी बातें सुन चुके थे। इसके बाद अगली बैठक हम लोग देखें 11 के बाद हम लोग देखे थे 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 में हमने आपको बताया कि संविधान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, किस उद्देश्य से संविधान बन रहा। इसके लिए आप लोग को पिछले क्लास में हमने समझाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। और जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया कि हम क्यों भारत का संविधान बना रहे हैं, क्या हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये उन्होंने लाया, जो बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा प्रस्ताव ना बनेगा। लेकिन आपको हमने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हुआ, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर और तमाम लोग का कहना था कि मुस्लिम लीग भी कुछ दिन में शामिल होगी, हम लोग उनको लेके चले तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कौन लाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए, तो 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये पारित कब हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 22 जनवरी 1947 के बैठक में। 22 जनवरी 1947 के बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू फिर लाए और इसे संविधान सभा ने पारित कर दिया। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जहां जहां क्वेश्चन है वहां पे हम खुद ब्रेक दे रहे हैं कि पूरा दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946, तीसरा बैठक में। 9 को बैठक है, 11 को बैठक है, 13 को बैठक है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947। और इसी 22 से याद आया, यही 22 एक और है जिसमें जनवरी की जगह हम अगर जुलाई कर देते हैं तो 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना आसान है, 22 केवल याद रहेगा, मामला आपको याद हो जाएगा। केवल 22 याद रखेंगे तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज हमारा अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्रध्वज की बात भी हो चुकी थी। इसी के बाद आप सभी को बताए थे हमारा स्वतंत्रता प्राप्त होना था, इंग्लैंड में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो चुका था। और जब 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हो गए तो हमारे कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक अगर चुनना था तो 389 सदस्य हमारे संविधान सभा में कुल चुनाव के द्वारा या राजे रजवाड़े के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर के कितने हुए। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हम लोग पूरे संविधान सभा में मेंबर की संख्या भारत में बचे हुए जनसंख्या के आधार पर फिर से रिन्यू किए। जो क्षेत्र हमारा पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, इधर के मेंबर को हम लोग हटा दिए। ये मत समझना मुस्लिम लीग हटा है, जो भारत के कुछ क्षेत्र से मुस्लिम लीग से जीते थे पूरा है, इन क्षेत्रों में जो भी लोग जीते हैं उनका क्षेत्र समाप्त हो गया। और इसी क्रम में हमने देखे थे कि ये 389 सीट से हम लोग का ये जो सीट बच गया वो 299 हो गया। संविधान सभा में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से जब इसको हम लोग रिन्यू किए तो इसमें 389 की जगह हम लोग का 299 सदस्य हो गए। और ये 299 सदस्य में आपको समझाए थे 70 देशी रियासत से थे और बाकी 229 प्रांत के द्वारा, ब्रिटिश प्रांत के द्वारा चुने जा रहे थे। इसी क्रम में हमने बताया था कि इसी बंगाल से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन जिस क्षेत्र से हमारे भीमराव अम्बेडकर जी चुने गए थे वो क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में सदस्यता समाप्त हो गया। ये जो हमारे सलाहकार थे जिनका नाम मुख्य रूप से हमने बार-बार लिया है, बीएन राव, संविधान सभा में सबसे अहम रोल लेने वाले यही बीएन राव हैं। ये बीएन राव ने मुख्य रूप से 60 देशों के संविधान का गहरा अध्ययन किया। कहां क्या खूबसूरती है और हम इंडिया में किसको किसको अडॉप्ट करें तो अच्छा होगा। और इन 60 देशों के संविधान के गहरा अध्ययन के बाद बीएन राव ने भारत का संविधान को ड्राफ्ट किया, बनाया। और ये ड्राफ्ट किए हुए संविधान की जरूरत थी अब कुछ योग्य व्यक्ति इनको कुछ बातों को रखें, कुछ हटाएं या जो उनको जोड़ना है इस ड्राफ्ट पे हुए अपना चिंतन करें। इसी समय भीमराव अम्बेडकर जी का जब सीट समाप्त हो गया तो बीएन राव जी का मेन मानना था कि भारत के संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका अहम है, उन्हें अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग देखे थे जयकरे को बंबई से हटाया गया, वो इस्तीफा दिए अम्बेडकर जी के सम्मान में, और बंबई से फिर से भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा का चुनाव किया गया। कोई सीट खाली होगा वहां फिर से इलेक्शन होगा। और फिर से जब भीमराव अम्बेडकर जीत करके आए, संविधान सभा का जब सदस्य बन के आए, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां हो रहा है और वो इंपॉर्टेंट चीज है 29 अगस्त 1947। बहुत महत्वपूर्ण घटना यहां पे हो रही है। इन्हीं के लिए अब 29 अगस्त 1947 को बीएन राव के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। हर जगह एक कमेटी बनती थी, संविधान सभा ने जैसी आवश्यकता हुई, झंडा की आवश्यकता हुई, झंडा समिति बनाए, ना था तो रियासत का समिति बना। संविधान सभा कुल 17 समितियों का निर्माण टाइम देते थे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इन्हीं 17 समितियों में एक प्रमुख समिति था जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग समिति। इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं प्रारूप समिति। इसी का तीसरा नाम हम लोग देते हैं पांडु लेखन समिति। पांडु लेखन समिति, सब एक ही नाम है। कई बार बच्चे पांडु लेखन देख करके भी हटते हैं, तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पांडु लेखन समिति हो या ड्राफ्टिंग समिति हो या फिर आपको यहाँ पर जो देखा गया ये कोई भी समिति आपको यहाँ पे रहेगा तो सभी ड्राफ्टिंग, प्रारूप, पांडु लेखन सब एक ही है। ये एक अलग से कमेटी बन रही है। इस कमेटी का काम संविधान बनाने से ज्यादा
बने हुए ड्राफ्ट जो हमारा बीएन राव के द्वारा है उस पर चिंतन मनन करना है। उसके लिए मेन कमेटी बनी है और 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय कमेटी बना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यों का एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना है। कब बना? तो 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है और इसमें 7 व्यक्ति सदस्य होते हैं और उन सदस्यों का एक अध्यक्ष होंगे और सभी लोग जानते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इस 7 व्यक्ति को सबसे ज्यादा पावर है। कैसे? जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें कोई भी जो उपबंध जोड़े गए हैं उसको जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, सब पावर मुख्य रूप से इनको है, तब संविधान सभा में पास हो। और इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत के संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब 7 सदस्य आपको पढ़ना होगा क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य हैं इस 7 का नाम आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडुलेखन समिति में या ड्राफ्टिंग समिति में कौन सदस्य नहीं थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो एक सदस्य तो हमारे हो गए। दूसरे नंबर, सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम लीग से भी थे जो इनके सदस्य बने। सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम लीग से है, बाकी मुस्लिम लीग से नहीं है और इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह एकमात्र ड्राफ्टिंग कमेटी में मुस्लिम है और एकमात्र आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग के मेंबर है। बिल्कुल रजनी सिंह कह रहे हैं प्रारूप बीएन राव के द्वारा ऑलरेडी रेडी किया गया है 60 देशों के पूरे सिस्टम पर। उस प्रारूप में चूंकि बीएन राव खुद सदस्य नहीं है, उनको तो सलाहकार समिति में चुना गया है, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उस पर बहस करना चुनना उसका अधिकार संविधान सभा के सदस्यों को है। और बीएन राव जी का सबसे अच्छा पटवारी ट्रेनिंग अम्बेडकर जी से बैठता था। अम्बेडकर जी से ही कई बातें उन्होंने सलाह करके उसमें ड्राफ्टिंग में उनको रखा शुरू में और इसीलिए बजाते इनको अध्यक्ष बनवाया। इसके बाद हम लोग देखें कि मोहम्मद सादुल्लाह एक मात्र व्यक्ति है जो मुस्लिम लीग से है, इनका नाम आपको एकदम दिमाग में सेट रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखें तो मेन कृष्णा स्वामी अय्यर, दो अय्यर नाम से है, एक कृष्णा स्वामी अय्यर और एक गोपाला स्वामी अय्यर। तो हम समझते हैं कि दोनों अय्यर जी का नाम सबको याद हो जाएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। अगला नंबर हम लोग नाम देखें तो बहुत आसान है, एक व्यक्ति है के एम मुंशी। तो हम लोग देख लिए कुल मेंबर, पहला नंबर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने, दूसरा मोहम्मद सादुल्लाह ये मुस्लिम लीग से है, तीसरा कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा गोपाला स्वामी अय्यर, पांचवा नंबर हम लोग देख लिए के एम मुंशी। 2 सदस्य और हैं, इन दोनों को अगर हम देखें तो छठा जो सदस्य के रूप में चुने गए ये एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई। सदस्य चुने गए डीपी खेतान, लेकिन डीपी खेतान की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, अंतिम तक वो नहीं चल पाए और डीपी खेतान के मरने के बाद इनके जगह एक नया व्यक्ति को यहां सदस्य चुना गया, ये थे कृष्णाचारी। डीपी खेतान की जगह कृष्णाचारी को चुना गया क्योंकि डीपी खेतान का मृत्यु हो चुका था। और लास्ट अंतिम हम लोग 7वां व्यक्ति की बात करें तो 7वां अंतिम व्यक्ति एक है माधवराव, और माधवराव एक और व्यक्ति हो गए। तो माधवराव एक और व्यक्ति हम लोग देख लिए। ये 7 व्यक्ति ऐसे थे जो संविधान के मुख्य ड्राफ्टिंग के काम को अंतिम रूप पहुंचाने का काम किए और इसीलिए इस 7 का नाम सभी बच्चों को याद होना चाहिए। कई बार दे देगा कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। कई बच्चे सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं होगा, राजेंद्र बाबू क्यों नहीं होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सिर्फ आपको ध्यान रखना यही 7 है और कोई नहीं है। और इन सभी ने काफी मेहनत से संविधान को अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया। अधिकांश बातें वही बीएन राव जो ड्राफ्ट किए वो रहा, कई नई बात को भी भीमराव अंबेडकर जी जोड़े। इन 7 के सहयोग से अब संविधान सभा के बैठक में संविधान पूरे बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। ये निर्माण का काम पूरा हो गया और भीमराव अंबेडकर जी कहे कि संविधान तैयार है 26 नवंबर 1949। बहुत चिंतन मनन के बाद हमारा संविधान रेडी हो गया। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रहा और बड़ा हो भी क्यों नहीं। हम लोग लगे हुए हैं कब से 9 दिसंबर 1946 से पहला बैठक यही किया है और अंतिम यहां पे कर है कि अब बन के तैयार है। तो सोच सकते हो 26 नवंबर मींस 11वां महीना 1949, 9 दिसंबर मींस 12वां महीना 1946, कितना दिन लग गया। तो 11 में से 12 घटेगा नहीं, पैसा 1 साल लेना पड़ता है। ये 1949 है तो 1 साल पैसा लेंगे तो ये 48 बन जाएगा और 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 से 12 कट जाएगा तो 11 माह बच जाएगा। यहाँ 48 है तो 48 में से 46 गया, 2 साल बच जाएगा, 2 साल बच गया और 26 में से 9 गया तो 18 दिन टोटल हो जाएगा। 9 को इंक्लूड करेंगे तब ये 49 ही है। 1 साल इसको पैसा दिए तो 12 महीना पैसा हो गया, इसीलिए 48 हो गए। 48 में से 46 गया तो 2 साल, 12 से 12 कट गया तो 11 महीना। कई बच्चे सोच रहा होगा कि सर 26 में से 9 जाएगा तो 17 होता है। सही सोच रहे हो। 9 तारीख से 11 तारीख तक घटाने से 2 आएगा लेकिन कुल 3 दिन होगा क्योंकि 9, 10, 11, 9 इंक्लूड है तो 1 बढ़ जाएगा। आपको कहें 9 तारीख से 11 तारीख तक तो घटाओगे तो 2 होगा लेकिन कुल 9 तारीख से तो 1 दिन 9 तारीख, 1 दिन 10 तारीख, 1 दिन 11 तारीख, 3 दिन हो गया। उसी प्रकार 26 में से 9 घटाओगे तो 17 होगा लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ 18। अब आपको दिमाग में सेट करना है हमारे संविधान के कुल निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा तब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हो गया। अब हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे आपको सीखना है जिस पर जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें लगेगा सब लोग का बेस अब क्लियर हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हो रही है और इस बैठक में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको जरा ध्यान दिया जाए। संविधान सब लागू होने की बात हो रही थी लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़े थे तो उस समय आपको याद होगा पूर्ण स्वराज की मांग और 26 जनवरी
स्वराज की मांग 29 के बाद इस डेट से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात सोच रहे थे और हर साल झंडे फहराते थे, लेकिन देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। यह डेट एक ऐतिहासिक डेट था, 26 जनवरी। जब संविधान बनते बनते 26 नवंबर हो ही गया, तो कई लोग जो इस डेट में शामिल थे, झंडे फहराते थे, उत्सव मनाते थे, वही लोग मेंबर थे। उन लोग कहे कि हम लोग 26 जनवरी हम लोग के लिए बड़ा शुभ दिन है, 1930 से चला आ रहा है। और यार तो नवंबर हो ही गया, 26 महीने लास्ट ही हो गया, तो एक महीना में क्या जाता है, दिसंबर जनवरी, हम लोग 26 जनवरी लागू करें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कई लोग का कहना था कि जब बन के रेडी हो गया है तो इसका कुछ भाग लागू होना चाहिए, क्योंकि हम अगर राष्ट्रपति चुनते हैं देश के लिए तो उनके शपथ की प्रक्रिया है, वो लागू कर दीजिए। कौन चुनेंगे, भारत का नागरिक कौन होगा, वो लागू कर दीजिए। तो सब लोग सहमत हो गए कि ठीक कह रहे हो। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो ऐसा 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित था, जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित था, जो ये वर्णन कर रहा था कि जब तक अनुच्छेद हमारा लागू नहीं होगा तब तक 1935 का अधिनियम चलेगा, उससे रिलेटेड था। ऐसा कुल 16 अनुच्छेद को हम लोग आंशिक रूप से, आंशिक मैंने अभी पूरा नहीं लागू किए, थोड़ा बहुत लागू किए, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का कुछ अंश लागू हो गया। कई बच्चे संविधान लागू का मतलब एकदम रटे रहता है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन पर ध्यान देना, हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 50 नहीं, आंशिक रहेगा 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को हम लोग अपने प्रस्तावना में हमारे लोग ने दस्तखत करके लिख दिया कि आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम अपने संविधान को अधिनियमित करते हैं, हम अपने संविधान को आत्मर्पित करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे प्रस्तावना में संविधान का जो दस्तखत का डेट है वो कब है, तो 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, यही डेट होगा। कब अधिनियमित हुआ, माने नियम के रूप में बना, यही डेट होगा। कब आत्मर्पित हुआ, तो यही डेट होगा। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, विधि दिवस कब मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है संविधान दिवस या विधि दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो अब तो हम समझते हैं कि ये लाइन भी आप लोग का एकदम क्लियर हो गया। और तब संविधान सभा अब अंतिम बैठक करने जा रही है। पूछा जाएगा आपसे कि बताओ संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, अंतिम रूप से संविधान सभा के लोग आप एक दूसरे से कब मिले, जल्दी से आप आंसर दीजिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखिए कितने लोग को याद है। संविधान सभा अब तो आंशिक रूप से लागू कर दिया, अब अंतिम बैठने जा रही है कि अब लास्ट बैठक हम लोग का है। अब संविधान सभा की बैठक नहीं होगी, संविधान सभा हम लोग एक राष्ट्रपति चुन देते हैं और वो राष्ट्रपति का ही काम होगा, सब चीज चलेगा। वेरी गुड, 26 जनवरी को तो लागू हो जाएगा अंतिम रूप से। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये संविधान सभा का अंतिम बैठक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है और ये अंतिम बैठक में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट बैठक है और ये लास्ट बैठक में राष्ट्रपति हमारे, बता दो जल्दी से, मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे। संविधान सभा के द्वारा अब राष्ट्रपति का क्या लगता है, मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्या लगता है? मनोनीत बात कई लोग लिख रहे हैं। वेरी गुड। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी डेट से राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए और राष्ट्रपति का पद भारत में मनोनीत नहीं है, निर्वाचित है। इसीलिए गणतंत्र की बात होती है। मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होंगे, ये इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन पब्लिक नहीं करती है। संविधान सभा एक बात कहेगी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए, यहाँ पे इलेक्शन होगा, चुनाव होगा और राष्ट्रपति के फॉर्म सिर्फ एक ही व्यक्ति भरे, वो थे राजेंद्र बाबू। कंपटीशन में किसी ने नहीं भरा और इसीलिए एक ही व्यक्ति है, तो सभी संविधान सभा के सदस्य उन्हीं को दिए, इसीलिए ये निर्वाचित हो गए। निर्वाचित और मनोनीत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। निर्वाचित का मतलब वोट के द्वारा और मनोनीत का मतलब एक कमेटी है जो उसको बता देगा कि बस यही बना, सबकी राय 50% प्लस वन वाली बात नहीं होगी। हम किसी व्यक्ति को कहीं भेज दे तो वो मनोनीत हो गया कि ये मोनेटर है तो ये मनोनीत हो गया। बच्चे हाथ उठा के चुन रहे हैं तो ये निर्वाचित हो गया। दोनों में अंतर हो गया। हम समझते हैं अंतर सब लोग को पता चल गया होगा। अगर हम क्लास का मोनेटर मैं खुद चुन दूं कि ये लड़का मोनेटर होगा, बच्चों से मैंने कोई राय नहीं लिया, तो वो मोनेटर मनोनीत माना जाएगा। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर सभी बच्चे हाथ उठा के कर दिए, हम कहे मोनेटर कौन बनेगा, खड़ा हो, एक ही बच्चे खड़ा हो और सब हाथ उठा दिया, तो इसका मतलब वो निर्वाचित हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए। इसी दिन हम अपने राष्ट्रीय गान, हम अपने राष्ट्रीय गीत, सभी को इसी डेट को अपनाए। अंतिम बैठक में ही आपको ध्यान रखना है हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ये सभी अपनाए गए। और अंतिम रूप से जो संविधान सभा की बैठक हो रही है, अब तो विदाई है। अब सभी लोग एक हस्ताक्षर कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं और अंतिम बार जो आपको हस्ताक्षर किया हुआ जो संविधान सभा के मेंबर थे वो 284 थे। याद करना एकदम आसान है। राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो चुके थे और हम लोग एक ऐतिहासिक डेट का इंतजार कर रहे थे और वो डेट था 26 जनवरी का। और इसीलिए 24 को अंतिम बैठक हो गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और हमारा देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते, उसको गणतंत्र कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। हम लोग इस डेट को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो था पूरी कहानी जिसको आप लोग सुने कैसे कैसे हमारा संविधान बना। अब जल्दी, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया। भारत के संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा थे वो कौन लोग थे? ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रदेश की विधानसभा द्वारा चयनित थे, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चयनित थे। जल्दी, और ये कितने लोग गलती कर रहे हैं, डी में ज्यादा बच्चे नालायक है। विभिन्न प्रदेश से वो चुन के आए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रांत और प्रदेश से चयनित थे। वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग केवल नहीं थे, वो चयनित थे और कई राजे रजवाड़े वाले भी थे। इसमें सही आंसर सबसे ज्यादा सी प्रतीत हो रहा है, सी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, जल्दी से बनाए, जल्दी से बनाइए। कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? जल्दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जल्दी। कितना नालायक है जी, मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहा है। महात्मा गांधी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सही आंसर महात्मा गांधी। इतना हल्का क्वेश्चन गलत कर रहा है सब। अगला क्वेश्चन आप लोग से एकदम सही होना चाहिए। टन बनाओ, एकदम फॉर्म में रहो। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सभापति माने अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वाह, ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछता है। देखो इसमें सब सही कर दिया। सच्चिदानंद सिन्हा। ये बीच बीच में चकनियां मिलते रहेगा, लेकिन बीच बीच में अच्छा प्रश्न मिलेगा। जल्दी कीजिए। मसौदा समिति, संविधान का मसौदा तैयार करने वाला जो समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एकदम चटनी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बहुत सुंदर, भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए एकदम। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी गुड, बहुत सुंदर। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव, बीएन राव का पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव। बीएन राव, बिल्कुल सही जवाब। वाह, आप लोग अब कमाल कर रहे हो, एक भी बच्चे का गलत नहीं हो रहा है। मेरा मिजाज खुश हो जाता है ऐसा देखते हैं तो। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जल्दी जल्दी एकदम आंसर कीजिए फटाफट। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 100% बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत सुंदर। जल्दी से बता दो जल्दी, संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? हमारे संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? अरे नालायक, ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य नहीं पूछ रहे हैं। कुल कितने समिति बने? झंडा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, ऐसा कुल कितने समिति बने? तो अभी बताए थे 17 समिति बना था। ये थोड़ी पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य, जो साथ मार दिया। 17 समिति बने थे और 17 समिति आपको दिमाग में सेट करना था। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। जरा जल्दी से आंसर कीजिए, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाया उसमें कुल कितने सदस्य थे? जल्दी आंसर दीजिए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कई नालायक 289 मार रहे हैं। ये तो भारत के बंटवारा होने के बाद भी 299 बच गया था, इसलिए सही आंसर ए 389। सी मारने वाला नालायक लोग है। भारत बट भी गया था तो 299 मेंबर बच रहा था। ये तो कैबिनेट मिशन शुरुआत की बात चल रही है। 389 मेंबर थे, एक कई बच्चे सही किए। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, क्यों? इसी डेट को क्यों प्रख्यापित किया गया, या इसी डेट को आपको पूछा जाएगा तो क्यों इसी डेट को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। इसी दिन 29 से स्वतंत्रता दिवस 30 से मनाया जा रहा था, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला नंबर हम लोग देखें, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? जल्दी आंसर दीजिए। ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया। जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? अभी बताए थे, कई बार डेट दे देता है। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक में, और इसीलिए ये तो हल्का हो गया, सीधे दिया। डेट दिया रहता तो बहुत लोग गलती करता उसमें। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पांडु लेखन समिति, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। पांडु लेखन समिति, यही ड्राफ्टिंग कमेटी है, कौन सदस्य नहीं थे? पांडु लेखन समिति के कौन सदस्य नहीं थे? जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पांडु लेखन समिति के जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ संविधान निर्माता किसे माना जाता है? जल्दी, संविधान निर्माता किसे माना जाता है? वेरी गुड, भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं। बीएन राव मत मार देना। चलिए बिल्कुल सही। जल्दी, हमारा संविधान बनने में कुल कितना दिन लगा? जल्दी से, हमारा संविधान बनने में कितना दिन लगा? वेरी गुड, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हम लोग अभी बातें समझ गए थे और बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए। अंतिम रूप से जो हमारा संविधान बना उसमें कुल कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची थे? हमारा संविधान सभा जो अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया उसमें कुल कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां थी? वेरी गुड, ये तो डिटेल में आपकी चर्चा चलेगी। कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितना हो गया उस पर डिटेल चर्चा आपका चलेगा। चलिए, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये तो अभी बता दिए थे, हस्ताक्षर कितने लोग हस्ताक्षर किए? कई बच्चे सी आंसर दे रहा है जी, डी भी दे रहा है, तो नालायक है। हस्ताक्षर वाला बात तुमको समझाए थे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 अभी सिखाए थे नालायक सबको। हस्ताक्षर वाला जब भी बोलेगा तो कई लोग 289 के पेपर में पढ़ रहा है। नालायक 289 का कभी है ही नहीं, 299 है, नहीं तो 389 है। 289 के पेपर में क्या पढ़ रहा है? ये 2 चौके 8 अभी कहानी हम आपको सुनाए थे, और इसीलिए सही आंसर भी होगा। बहुत लोग गड़बड़ किए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अगला नंबर क्वेश्चन, बताओ संविधान सभा के आदमी अंतिम रूप से कब आखिरी बार मिले? अंतिम रूप से कब आखिरी बार मिले संविधान सभा के सदस्य सब? जल्दी आंसर कीजिए। वाह, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही किए हो। कई नालायक लोग ये भी मार रहा है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिले, और शब राष्ट्रपति वगैरह सब हम लोग देखे कि जो है चुनाव हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन सही कीजिए, बहुत बढ़िया सही कर रहे हो। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन संविधान को पारित कर दिया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? जल्दी से आंसर दीजिए, आपको एकदम आंसर सही होना चाहिए। वेरी गुड, पूरा संविधान हमारा पारित जो हुआ ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर कहता अंगीकृत किया है तो 26 नवंबर 1949 होता। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? जल्दी, ये तो सब लोग का सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज की बात अभी तुमको समझाए थे। 22 जनवरी को प्रस्तावना स्वीकार हुआ और 22 जुलाई को हमारा राष्ट्रध्वज स्वीकार हुआ, और डी बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी 2011 का क्वेश्चन था, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग बना रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान दे दीजिए। भारत को एक संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान सभा कब पारित किया? प्रस्ताव कब पारित हुआ? वही प्रस्तावना वाला क्वेश्चन चल रहा है, अभी जस्ट समझाएं आपको। 22 जनवरी, देखिए सूरज सोनी जी लिख रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 22 जनवरी को ये पारित हुआ, और इसीलिए 22 जनवरी कब का डेट? 22 जनवरी 1947, और इसीलिए सही आंसर बी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले आए, जल्दी से आंसर कीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? संविधान को किसने अपनाया? वाह, कई लोग ब्रिटिश संसद कर रहा है नालायक। संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया, उसी की बैठक हो रही थी, इतना कहानी सुन रहे थे। सही आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर हम लोग चले, जरा जल्दी बढ़िया से बनाओ। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष समिति के कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। 2
के सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? पाकिस्तान बढ़ने के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? वाह, जबरदस्त, एकदम तुम लोग कंप्यूटर जैसा याद कर रहे हो, बहुत सुंदर बनाए हो। 2 99 हो गए थे और बी बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा कमेटी के बारे में 1 मिनट समझा दें तो आप लोग का स्टेप और बढ़िया हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब एकदम आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए सब कोई, अभी जो आपको समझाने जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल आपको ध्यान रखना है 17 समिति बने थे और 17 समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे इसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो पहला नंबर आपको दिमाग में बैठाना है, प्रक्रिया संबंधी नियम संबंधी जो समिति थी इसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। संचालन समिति थे, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। वित्त और स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। 3 के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू है, नियम, संचालन और वित्त स्टाफ। प्रत्यय संबंधी समिति के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष के कौन थे, तो के एम मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज, अभी यही हम लोग पढ़े थे, झंडा समिति, इसके तदर्थ समिति आपको देता है तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। कृपलानी केवल झंडा समिति है और राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के 2 काम था, संविधान बनाने के लिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, लेकिन कार्यक्रम संबंधी लोकसभा के रूप में बैठक के अध्यक्ष जो थे वो आपको ध्यान रखना है, जेबी मावलंकर थे। ये आपको समझाया भी है। इसी में हम लोग और चलते हैं, राज्य संबंधी अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू है। 2 चीज का हमने बताया था, जवाहरलाल नेहरू, राज्यों संबंधी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे और भी आगे आएंगे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, ये सभी के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के संबंधी उपाध्यक्ष जो है उप समिति है, ये भी टक्कर है। यही चीज अभी आपको हमने पूछा था, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। और लास्ट प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। एक बार बहुत महत्वपूर्ण जो है 3-4 जिसको आप ध्यान दे दोगे, एक प्रारूप समिति ये पूछता है संघीय समिति और संघीय शक्ति समिति, जब भी संघीय होगा या राज्य होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी होगा भीमराव अंबेडकर होंगे। इसके बाद आपको मुख्य रूप से यहाँ पे पूछता है मौलिक अधिकार, उप समिति रहेगा तो अध्यक्ष जेबी कृपलानी होंगे, सीधा सीधा सलाहकार समिति होगा तो वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसके बाद सीधा एक और कर लीजिए तो इतना से आपका हो जाएगा। इसी में आपको एक और सबसे ऊपर ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम समझते हैं समिति से भी प्रश्न आपका बन जाएगा। अब यहाँ के बाद एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग का शुरू होगा और वो इंपॉर्टेंट सिस्टम आपका जो प्रारंभ होगा वो होगा संविधान की विशेषताएं। कल से आज कैसे बना, अब आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे ये संविधान आखिर लिया कहां से गया, हमारे संविधान का स्रोत क्या क्या रहा। पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, स्रोत जानने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। और आज के क्लास में आप उम्मीद है कि पूरे स्रोत को समझ पाएंगे। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय 2-3 चीज मुख्य रूप से चल रहे थे। पहला नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था अमेरिका ने संघवाद की स्थापना किया था। संघ, यूनियन, नाम ही था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन वगैरह कई देश जो चल रहे थे, ये ब्रिटेन वगैरह कई देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं होके एकात्मक व्यवस्था थी। 2 तरह की बात थी। अब कई देश में ऐसे भी हो रहे थे कि बाकी सब तो सही है लेकिन राजा का पद वंशानुगत होगा। जैसे ब्रिटेन में ही ले लें तो ब्रिटेन के जो युवराज होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। भारत पर ब्रिटेन का शासन था, हम लोग को लगा कि क्या हमारे जो हेड होंगे उनको भी वंशानुगत रखा जाए, या हमारे जो राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं ये राष्ट्राध्यक्ष चयनित होंगे, इनका चुनाव होगा। कई तरह की बातें चल रही थी। दोनों की विशेषताओं को हम लोग देखना है। आपको बताए थे भारत के संविधान के स्रोत के लिए 60 देशों से हम लोग कुछ ना कुछ संविधान को लिए। आप सभी लोग जानते हैं कौन व्यक्ति ऐसे थे जो विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन करने के लिए विदेश यात्रा पर गए, जल्दी से नाम बता दीजिए। विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन के लिए विदेशी यात्रा पर गए, वो व्यक्ति कौन थे? वेरी गुड, बी.एन. राव। देखिए बिल्कुल सही बताए, भीमराव अम्बेडकर नहीं मारिएगा, बी.एन. राव। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इन्होंने ही प्रस्तावना मुख्य रूप से ड्राफ्ट किया था संविधान को और उसी ड्राफ्टिंग पर चर्चा करनी थी। सभी का अपना अपना कुछ विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ 2 चीज एग्जिस्ट करेगा, केंद्र भी एग्जिस्ट करेगा, राज्य भी एग्जिस्ट करेगा। और दोनों तरह की जब भी व्यवस्था होगी तो यहाँ पे निश्चित रूप से लिखित संविधान करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो सकती है। जहां पावर सिर्फ एक जगह केंद्र के पास होगा, राज्यों को कोई पावर नहीं होगा, तो वहां कोई लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके घर में गाय खरीदा के आई है, आपका केवल पैसा लगा है, तो उस कंडीशन में कोई लिखित संविधान नहीं चाहिए। वहां एकात्मक व्यवस्था है, जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन उसी गाय को खरीदने में 4 व्यक्ति अगर पार्टनर बने हैं, कटाल खोलने में पार्टनरशिप है, तो वहां लिखित कानून चाहिए। जो व्यक्ति है आपके घर में गाय है लेकिन बाकी ने भी जो हिस्सा लगाया है, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। कब कौन क्या करेंगे इसके लिए लिखित संविधान चाहिए। और इसलिए विश्व में अमेरिका पहला ऐसा देश बना जहां लिखित संविधान थे। ब्रिटेन में आज भी कोई लिखित संविधान नहीं है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां एकात्मक व्यवस्था है जो केंद्र का है। यहाँ पे केंद्र की अलग पावर है, राज्य की अलग पावर है, और इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई न हो जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संघात्मक व्यवस्था में वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, वो किसी को भी फैसला अपोजिट सुना सकते हैं। प्रधानमंत्री के भी खिलाफ केस है तो ये स्वतंत्र है, उन पर भी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें भी जेल भेज सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होना ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, एकात्मक का नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि प्रधानमंत्री भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज को बहाल कर दे अपने नियमानुकूल, लेकिन प्रधानमंत्री चाह के भी उनको तब तक नहीं हटा सकते जब तक संविधान में लिखित एक प्रक्रिया न हो। ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री लगाया हटाया, वैसा इंग्लैंड में है, हटाने का पावर है। यहाँ इंडिया में पूरे संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा सब मिल करके तब वो हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। और इसी को कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका।
एकात्मक व्यवस्था में मुख्य रूप से नागरिकों की एकल पहचान होती है। एकल पहचान का मतलब है कि वो व्यक्ति को केवल अपने देश की पहचान है, राज्य का एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं है। संघात्मक व्यवस्था में मुख्य रूप से डबल पहचान है, यहाँ दोहरी पहचान होती है। दोहरी पहचान का मतलब सीधा सीधा है कि हम जितने लोग हैं ये सभी लोग भारतीय हैं, ये एक पहचान है, और जितने लोग हैं सभी लोग कि राज्य की भी स्पेशली पहचान है। बिहार के हैं तो इनकी पहचान है बिहारी है। आप भारत में कहीं घूम रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में घर है, अगर दूसरे राज्य में गए हैं तो राज्य से भी तुम्हारी पहचान है और भारत से भी तुम्हारी पहचान है। ये दोहरी पहचान जो देख रहे हैं ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एक पहचान होगा तो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और आप समझ रहे होंगे भारत में संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है। देखते हैं कितने लोग सही लिखते हो। क्या लगता है तुम्हें, भारत में संघात्मक है या एकात्मक है? क्या लगता है? जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। हम देखें कितने बच्चे क्या लिखते हो। भारत में संघात्मक है या एकात्मक है, क्या लगता है? क्या हम लोग अमेरिका का संघात्मक व्यवस्था लाए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संघात्मक में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा तो हम लोग चेक करते हैं, चेक करते हैं। आप सभी लोग का दोहरा पहचान है, लेकिन क्या आपका दोहरा पहचान है कि एकल पहचान है, उसको चेक करते हैं। सभी लोग अपने आधार कार्ड को निकालिए, वोटर आईडी कार्ड को निकालिए। सभी लोग, आपके पास कोई परिचय पत्र है तो उस परिचय पत्र को निकालिए। सभी के ऊपर लिखा रहेगा भारत सरकार। आपके पास बिहार सरकार का कोई आईडी है, कोई प्रूफ है कि आप बिहारी हो? ऐसा बिहारी होने का बिहार सरकार लिखा हुआ कोई आईडी है तो यस देखो। अगर तुम यूपी का हो तो यूपी लिखा हुआ कोई आईडी है? नहीं। इसका मतलब तुम्हारा एकल हिस्स थ्योरी चल रहा है। ये ब्रिटेन वाला देखो थ्योरी आ गया, ब्रिटेन वाला आ गया। अगर तुम्हारा बिहार का भी सिस्टम होता, भारत का भी सिस्टम होता, तब होता कि दोहरी पहचान है, तब संघात्मक होता। अमेरिका ने संघात्मक व्यवस्था अपनाया, लेकिन अमेरिका का संघात्मक था कि इसमें राज्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ होगा, मतलब राज्य विनाश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को दो भाग में हम काट देंगे, ये राज्य अलग ये राज्य अलग, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कंप्लीट अमेरिका से हम लोग इसको नहीं लिए, भारत में राज्य को बांट सकते हैं। हम लोग देखें प्रशासन में भी देखें, बिहार पुलिस अलग है और फिर केंद्रीय पुलिस अलग है, सीआरपीएफ अलग है। ये लगता है कि संघात्मक है, लेकिन जब इंटरनल हम लोग जाएंगे तो आप खुद देखोगे जितने छोटे छोटे पुलिस हैं, डीएसपी तक, यही राज्य सरकार बहाल कर सकती है। बाकी एसपी डीएम ये केंद्र सरकार यूपीएससी की परीक्षा लेकर बहाल करती है। ये एकात्मक की ओर इशारा करता है। तुम्हें लगता है कि हमारा राज्य बिहार का अलग मुख्यमंत्री है, लेकिन तुम्हें यह भ्रम है मुख्यमंत्री के बगल में केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे राज्यपाल बनाकर भेजती है। राज्यपाल जब चाहेगा इसकी बात को नहीं मानेगा, जब चाहेगा इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ये तो ले देके एक ही बात लग रहा है कि लगता है भारत में भी एकात्मक व्यवस्था है। आपसे पूछा जाए कि भारत में संघात्मक है या एकात्मक है, तो आपको कहना है कि भारत का ढांचा संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। हम लोग यहाँ जो आप इसमें देखने से लगता है कि संघात्मक है, परंतु इंटरनल सिस्टम हम लोग चलेंगे तो अंदर में कई एकात्मक गुण मिलेंगे। एकात्मक मतलब एक जगह पावर होना, और संघात्मक का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होना, दो जगह रहना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक बच्चे रवि जी लिख रहे हैं यूएसए में बढ़ कैसे गया। अच्छी बात है, यूएसए में 13 राज्य ही मुख्य रूप से मिले थे जिस समय स्वतंत्र हुए थे, आज 50 राज्य है। तो ऐसा नहीं कि राज्य को काट करके बढ़ाए हैं, वो दूसरे जगह क्षेत्र खरीद करके नया राज्य बनाते हैं। अगर कोई टापू मिल रहा है तो खरीदेंगे, पैसा देंगे, वो उनका हो गया तो नया राज्य क्रिएट हुआ। ऐसे खरीद खरीद के राज्य बनाना है, न कि एक ही को बांट बांट के राज्य बनाना है। भारत आजादी के बाद से राज्य बढ़ाया है तो एक ही राज्य को बांट बांट के बढ़ाया है। अमेरिका राज्य बढ़ाया है, खरीद खरीद के बढ़ाया है, दोनों में अंतर है। और यही चीज हम लोग देखें भारत के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, इसी चीज को आपको समझने के लिए पूरे बीएन राव जी विदेश यात्रा की कि हम इंडिया में कैसा संविधान लाना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान विदेश से उधार लिया गया संविधान है, चिप कार्ड संविधान है जो दूसरी जगह से लेके लगा दिए। ऐसी बात नहीं है। भारत के लिए कौन सा क्या अनुकूल होगा इस चीज को अडॉप्ट किया गया है। और हम लोग अभी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक सुनने जा रहे हैं, अक्सर वहां से क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक स्रोत। संवैधानिक स्रोत का मतलब है कि हमारे संविधान का सोर्स क्या रहा है, कहां कहां से हम लोग क्या अपनाए हैं, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप बता दीजिए हमारे संविधान में जो लिखा गया है इसमें सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए हैं। जल्दी से पहले आंसर दीजिए, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए हैं, ये पहले आंसर दीजिए और उसी चीज से हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए कई बच्चे इंग्लैंड ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा जो तथ्य है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 का संविधान जो आया था, आपको याद है सबसे बड़ा जो है आए थे कानून बन करके, और भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भाग विभिन्न अनुच्छेद कई यहीं से लिए गए। जो लोक सेवा आयोग देखते हो, जो राज्य सेवा आयोग देखते हो, ये सभी चीज जो आप देख रहे हो, जो पुलिसिंग की सिस्टम है, हम लोग अधिकांश बात चुके वहां सिस्टम चल रहे थे, वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो इसीलिए 1935 से सबसे ज्यादा सिस्टम हम लोग लिए। अब विदेशों में आपको याद है 60 से अधिक देशों से हम लोग अपने संविधान में कुछ ना कुछ जोड़े हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां से चले। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश है, विश्व का पहला लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश है, और इसीलिए हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से देखें क्या क्या लिए हैं, क्या क्या अपने संविधान में जोड़े हैं। तो पहला नंबर तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हर नागरिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हर नागरिक को अपना एक मूल अधिकार दिया गया है कि आपका इतना अधिकार है, कानून इतना भी नहीं बनेगा कि तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हम लोग अपने देश के लिए मौलिक अधिकार लिए हैं, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा कि हम लोग मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार के बाद हमने अभी आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि वहां संघात्मक व्यवस्था था। तो हमारे देश में भी डिसीजन हुआ कि जो हमारे न्यायपालिका होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उनको तुरंत आसानी से हम नहीं हटा सकते हैं, और इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कहां से हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हम लोग और भी कई चीज लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पावर के होते हैं, तो हम लोग उसको नहीं लिए। हम लोग लिए कि राष्ट्रपति हटता कैसे है,
हैं तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग को हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ संयुक्त राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग उनको हटाने के लिए जो लगता है किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहां भी 2 सदन है। हाल में आप देखिए कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा, लेकिन एक ही सदन में रहा, दूसरा सदन में खत्म हो गया। वो महाभियोग से कैसे हटेंगे, ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग लिए। हम लोग संविधान में जो मूल बात है जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ये संविधान का प्रस्तावना है और ये संविधान की प्रस्तावना ये भी हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सीखे। लेकिन प्रस्तावना सीखे संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन हम लोग प्रस्तावना की भाषा हम भारत के लोग वी पीपल ऑफ इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना से 2 बात आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ संविधान के प्रस्तावना कहां से लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि समझ गए ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए हैं, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये प्रस्तावना है क्या, इस पर डिटेल हम लोग को पूरी चर्चा करना है। और अमेरिका से ही हम लोग एक चीज और सीखे हैं, उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का हम लोग पद देखते हैं, ये उपराष्ट्रपति का पद आप जानते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है। ये इस तरह का सभापति के रूप में होना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हम लोग लिए हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जिन बातों को लिए हैं एक बार और सुनेंगे तो आपको एकदम याद होते चला जाएगा। पूरा ध्यान दोगे तो हर बार क्लास में ही एकदम याद होना चाहिए। फिर आप टेस्ट लगाओ तो लगे कि वाह संवैधानिक स्रोत तो हम एकदम जबरदस्त बना ले रहे हैं। तो पहला नंबर आपको प्रस्तावना की भाषा का मतलब शुरुआत कैसे हुआ, उसमें कैसे पूरे चीजों का मूलभूत कुछ ही शब्दों से पूरे संविधान की आत्मा दर्शाया गया है। हम चाहते क्या है, कैसे हम भारत के लोग से शुरू हुआ है और किस डेट को हम लोग इसको आत्मर्पित करते हैं। ये शुरुआत वाली ये जो भाषा है हम भारत के लोग, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, हम ऑस्ट्रेलिया के लोग जैसे डेट नीचे इंडिया में है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों चीज ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। अमेरिका से हम लोग समझे कि इसको देना है, लेकिन अमेरिका का प्रस्तावना अलग ढंग से लिखा गया है। हम लोग उसको छोटा बनाने के लिए अपने प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो भाषा या शब्द ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन प्रस्तावना की सोच अमेरिका से। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, एक बात सुने एकदम क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग यहां से लिए और संविधान का प्रस्तावना हम लोग यहां से लिए और उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के सभापति के रूप में ये भी हम लोग अमेरिका से ही लिए। तो अमेरिका वाली बात आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। अमेरिका में नागरिकों पर ज्यादा ध्यान है तो मौलिक अधिकार, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति कैसे हटेगा, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान की प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में सभापति के रूप में ये जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो हम लोग अब यहाँ ये बात हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग वित्तीय बात में जुड़ेगा, वित्तीय इमरजेंसी जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपातकाल की जब बात चलेगी तो हम लोग देखेंगे वो दूसरे देश से है, लेकिन फाइनेंशियल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से सही आता है। अब जरा दूसरे देश की बात कर ले, हम लोग कई देशों से कई चीज प्राप्त किए हैं। तो एक प्रमुख बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हम लोग उससे बहुत कुछ लिए हैं और एक देश है आयरलैंड। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आयरलैंड से हम लोग क्या क्या ग्रहण किए। तो आयरलैंड से आपको ध्यान रखना है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की भूमिका क्या होती है, ये राज्य नीति निदेशक तत्व, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है ये तो हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अमेरिका में तो डायरेक्ट चुनाव है, 2 व्यक्ति खड़े होंगे कोई एक जीतेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सदस्य होते हैं, उनके वोट का क्या इसमें है, किस प्रकार से एकल संक्रमण पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल का होना आयरलैंड से लिया गया है। दोनों बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति चुनना आयरलैंड से लिया है और राष्ट्रपति को हटाना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। सोचिए हम लोग कितना अच्छा कानून किए हैं। अम्बेडकर जी ने सीधा कहा कि विश्व के सभी संविधान को छान करके भारत का संविधान बनाया गया है। इसमें कई देशों की खूबसूरती को यहाँ पे भारत के अनुकूल रखा गया है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि राष्ट्रपति के चुनने की क्रिया निर्वाचक मंडल से आयरलैंड से लिए और हटाने की क्रिया हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। तो आप समझ रहे होगे कि हम लोग कितना ज्यादा छान करके इसको पूरे सिस्टम को हम लोग बनाए। ये आयरलैंड से एक चीज और हम लोग लिए, राज्यसभा में कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए। आयरलैंड में भी राज्यसभा में वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं मनोनीत करते हैं। यहाँ भी विज्ञान, कला, साहित्य, विभिन्न क्षेत्रों में खेल, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, ये हम लोग आयरलैंड से लिए। तो आयरलैंड में भी हम लोग को लगता है कि आपको एकदम याद हो गया होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम लोग जो मनोनीत करने के लिए रखे हैं, ये हम लोग आयरलैंड से लिए। तो चलिए अब हम लोग ये चीज भी आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखें नेक्स्ट सिस्टम अन्य कई देशों से है। तो हम लोग अगर साउथ अफ्रीका से चले, छोटा छोटा देश, दक्षिण अफ्रीका से अगर हम लोग चलते हैं तो दक्षिण अफ्रीका आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश में थोड़ा विकसित देश है। तो हम लोग यहां से एक चीज लिए, वो महत्वपूर्ण चीज था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था। आप आगे संविधान की विशेषता में पढ़ोगे कैसे मेरा संविधान में कुछ चीजें बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हैं, कुछ में थोड़ा 50% प्लस 1 चाहिए और कुछ में बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग जब होंगे उससे सहमत तब हट सकता है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण ही भारतीय संविधान को कठोर और मुलायम दोनों कहा गया है। तो ये तो आगे देखोगे, लेकिन अभी सीखो कि इस प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग लिए हैं। इसी प्रकार से अगर हम चले अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने आपको बताया कि यहीं से प्रस्तावना की भाषा हम लोग लिए। प्रस्तावना अमेरिका से लिए, लेकिन कैसे शुरू करना है और कैसे लास्ट करना है, इस तरह की शुरुआत प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया
महत्वपूर्ण चीज, समवर्ती सूची हम लोग लिए हैं। पहले सिर्फ 2 ही सूची 35 में थे, केंद्र राज्य, लेकिन यहां से कुछ ऐसे सूची बनाए गए जो केंद्र राज्य दोनों के लिए यहाँ रहेंगे। और ये समवर्ती सूची का जो थ्योरी है ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। आपसे अभी हम पूछेंगे कौन कहां से, एकदम फटाफट आपको बताते चलना है। तो ये समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो फ्रांस से हम लोग अभी तो राफेल बनाए हैं, उस समय भी फ्रांस से हम लोग एक चीज लिए, गणतंत्र होने की व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र होने की व्यवस्था का मतलब, देखो अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे सिस्टम पे, उनका चुनाव ढंग सब अलग है। हम लोग भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, उनके चुनाव होंगे और ये इसी को गणतंत्र कहते हैं। और ये गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए। गुलशन जी पूछ रहे हैं समवर्ती सूची क्या है, कोई दिक्कत है एकदम पूछिए, आपका सभी बात क्लियर होगा। हम लोग जो विषय था, चूंकि भारत में हम लोग संघात्मक व्यवस्था को ही ढांचा रूप दिए और इसमें कहे कि केंद्र और राज्य दोनों एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए दोनों में लड़ाई नहीं हो, कुछ विषय को हम लोग केंद्रीय सूची में दिए और कुछ विषय को राज्य सूची में दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सीखे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र वाला मान्य होगा और जो विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं उस विषय को समवर्ती सूची कहते हैं। अब तो हम समझते हैं समवर्ती सूची, आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। समवर्ती सूची का मतलब है वैसा विषय इसमें रखा गया है जिसमें हमारा केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, टकराव होने की स्थिति में केंद्र वाला मान्य होगा। तो अब तो हम समझते हैं कि ये लाइन आपका क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके शिक्षा की बात करें, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अब केंद्र सरकार कहेंगे कि 31 अगस्त तक लॉकडाउन में विद्यालय नहीं खुलेगा और कोई राज्य की स्थिति अच्छी है, वो अपना कानून बना के कहेगा मेरे यहाँ पढ़ाई हम 15-16 अगस्त से चालू कर देंगे, ये तो टकराव हो गया। तो इस कंडीशन में केंद्र वाला मान्य होगा, 31 तक इनको नहीं खोलना है, आप कानून बना सकते हो। लेकिन अगर केंद्र ऑर्डर दे दिया तो आप उसमें कम नहीं कर सकते। हाँ, केंद्र अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अपना कानून बना सकते हो। ये चीज ऐसे विषय को समवर्ती सूची कहते हैं और ये चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, जो दिक्कत है पूछते चलिए, कोई समस्या नहीं रहना है आपको। गणतंत्र का मतलब हमने बताया कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर चुनाव होते हैं उस देश को ही गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र की व्यवस्था हम लोग कहां से लिए, तो गणतंत्र की व्यवस्था हम लोग फ्रांस से ली। अब हम लोग चलते हैं रूस, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हम लोग क्या लिए, तो सोवियत संघ से हम लोग लिए कि हर नागरिक का अपना कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य का निर्वहन नागरिक भी करे। और सोवियत संघ से ही हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। दोनों बात में अंतर है, कर्तव्य आपका है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए वो आपका हक है, अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये आपका कर्तव्य है, बूढ़ों की सेवा करो, वृक्ष लगाओ, ये आपका कर्तव्य है, नहीं भी लगा सकते हो। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, बहुत देखिए सही लिखे हैं एसके वर्मा जी। पंचवर्षीय योजना भी हम लोग जो देखे, ये पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिए। लेकिन अभी चूंकि संविधान की बात चल रही है, संविधान में किसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग की चर्चा नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी योजना आयोग की चर्चा नहीं है, पंचवर्षीय योजना की चर्चा नहीं है, वो तो हम लोग बाद में असंवैधानिक रूप से उसको अपना रूप से जोड़े। तो इसीलिए अभी चूंकि संविधान के स्रोत चल रहा है, इसीलिए केवल मौलिक कर्तव्य हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखें अगले कुछ देश की बात करें, तो अब हम लोग देखें जर्मन की बात करें। जर्मन से ही हम लोग आपातकालीन शक्ति लिए हैं, इमरजेंसी पावर। ये आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी में क्या हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस आया तो ये इमरजेंसी में केंद्र और राज्य सरकार, आप सभी को याद होगा मार्च अप्रैल में कैसे लॉकडाउन करके एक ही दिन में घर में बंद कर दिया, किसी को नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। उस समय तुम कहोगे मेरा मौलिक अधिकार है, फील्ड में हम घूम सकते हैं, तो पुलिस कहेगा मेरा मौलिक अधिकार है, मार के तुमको सही कर सकते हैं। उस समय की जो बात देख रहे हो ये आपातकालीन शक्ति, सरकार के पास इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी कंडीशन में आपके साथ सरकार जो इमरजेंसी में उचित होगा वो लागू कर सकती है। और ये आपातकालीन उपबंध हम लोग कहां से लिया है, जर्मन से लिया। तो अब तो हम समझते हैं कि जर्मन वाले सिस्टम भी आप लोग पूरे क्लियर हो गया। अब एक दो देश और देख लें। अगला नंबर हम लोग देखते हैं कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है कनाडा। तो कनाडा से भी हम लोग कई चीज लिए, यहीं से हम लोग अपने संघीय ढांचा को लिए। हम लोग का जो संघीय ढांचा है ये कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में बड़ा टाइट है, राज्य को नहीं तोड़ सकते, यहाँ है। यहाँ के संघीय ढांचा जो देख रहे हो, बाहर से देखने में संघात्मक, अंदर आत्मा एकात्मक, ये ढांचा जो हम लोग बाहर से लिए हैं ये संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। भारत का अनुच्छेद 1 कनाडा का ही देन है। भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये यूनियन शब्द की जो चर्चा है, यूनियन शब्द की जो चर्चा है, संघ शब्द की जो चर्चा है, ये पहली बार कनाडा से ही लिया गया। भारत राज्यों का जो संघ होगा ये बात कनाडा से ही लिया गया। और 3 विषय अभी आपने सुना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावे कनाडा से एक चीज और लिया गया, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये भी हम लोग कनाडा से ही लिए। ये अपशिष्ट शक्ति क्या है आपके मन में आ सकता है, विषय को केंद्र में रखे, विषय को राज्य में रखे, कुछ विषय को दोनों में रखे, हो सकता है कोई विषय छूट गया हो सकता है। तो जितना विषय छूट गया है ये सभी अपशिष्ट शक्ति है और इस पर केवल केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार होगा। ये अपशिष्ट शक्ति जो कहते हैं ये भी कनाडा से लिया गया। तो हम समझते हैं कनाडा भी आप लोग का क्लियर हो गया। कनाडा में संघीय ढांचा, यूनियन शब्द का प्रयोग, भारत राज्य का संघ होगा और अपशिष्ट शक्ति जो भी बचा हुआ जो भी पावर है, ये तीनों के बाद केंद्र, राज्य और समवर्ती के बाद ये सभी केंद्र के अंतर्गत होगा। ये भी कनाडा से लिया गया। तो बस क से कनाडा, क से केंद्र का पावर, मेन ध्यान रखना है, अपशिष्ट शक्ति, संघात्मक व्यवस्था, एक कनाडा आपको दिमाग में सेट रखना है। अब हम लोग जरा ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग देखेंगे। अगला एक देश सिर्फ और देख लें तो हम लोग का सब कंप्लीट हो जाएगा और वह देश है ब्रिटेन। इंग्लैंड का ही भारत में शासन रहा, तो इंग्लैंड से भारत में क्या क्या लाए इस चीज को हम लोग को देखना है। तो इंग्लैंड से ही हम अपने संविधान में संसदीय प्रणाली लाए। जो संसद की प्रणाली है कि संसद से कैसे पास होगा, संसद से कैसे वर्क होगा, ये संसदीय प्रणाली सभी इंग्लैंड से ही लिए गए। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में संसदीय प्रणाली कहां से आया, तो आंसर इंग्लैंड से आया। दूसरा नंबर, भले हम लोग अमेरिका वाला बात उधर देखे, इधर अभी जस्ट सुने कि हम लोग कनाडा से संघात्मक व्यवस्था सीखे, लेकिन ब्रिटेन से ही हम लोग सीखे एकल नागरिकता। तुम भारतीय हो, भारत का प्रमाण पत्र मिलेगा, बिहारी हो, झारखंडी हो और दूसरे राज्य का हो, इसका कोई प्रमाण पत्र तुमको नहीं मिलेगा। ये एकल नागरिकता की बात भी ब्रिटेन से हम
लिया। कानून कैसे बनाना है ये प्रक्रिया भी हम लोग ब्रिटेन से लिए। कैसे कानून बनेगा, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित, राष्ट्रपति कैसे दस्तखत करेंगे तब कानून बनेगा। ये कानून बनाने की भी प्रक्रिया जो हम लोग देख रहे हैं ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से ही हम लोग लिए हैं एकीकृत नौकरशाही। एकीकृत नौकरशाही, एकीकृत नौकरशाही का मतलब नौकरशाही, डीएम, एसपी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जाएगा ये सभी। हमने अभी बताया राज्य सरकार निचले पद पर डीएसपी तक बहाल करेगी, लेकिन इसका हेड बॉस जो एसपी होगा वो केंद्र सरकार से आएगा। ये एकीकृत नौकरशाही है। बिहार सरकार एसडीओ तक बहाल करेगी, लेकिन इसका हेड बॉस डीएम केंद्र सरकार भेजेगी। ये एकीकृत नौकरशाही है। और ये जो आप देख रहे हो ये सभी चीज ब्रिटेन से लिया गया। एक और देख रहे हो ब्रिटेन से ही इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है, देश का सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होंगे। बिना इनके दस्तखत के कुछ नहीं कानून बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति की जो स्थिति है ये जस्ट लाइक ब्रिटेन से लिया गया। वहां के राजा जो है, युवराज है, दस्तखत वहां करेंगे, हेड वही है, लेकिन बाकी सब काम संसद करेगी, सब काम प्रधानमंत्री करेंगे, ये दस्तखत करेंगे। ये स्थिति भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए। तो अब आज के क्लास में हम लोग एकदम जितने देशों से महत्वपूर्ण था स्रोत, ये स्रोत कंप्लीट कर दी। अब सभी लोग एकदम खूब मन से एक बार और इसको आराम से वीडियो को देख लीजिए।